चलो जी क्लास स्टार्ट करता हूँ। चलो जी क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है। ओके सर। चलो जी तो हम सीख रहे हैं जीएसटी। स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है। ओके सर। चलो जी तो हम सीख रहे हैं जीएसटी। चलो जी क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है। तो पहले इनके बिल इंटर कर देते हैं। बंदे ठीक था है। यार। चलो जी क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है। ओके सर। चलो जी तो हम सीख रहे हैं जीएसटी का रिटर्न R1। ठीक है। अब R1 के अंदर में सबसे पहले तो लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है। तो R1 कल लास्ट डेट थी इसकी मंथली की, और कल जो लास्ट डेट होगी 13 तारीख को होगी, 13 अप्रैल को वो लास्ट डेट होती है क्वार्टरली वाली। ठीक है। तो R1 के अंदर हम लोग बेसिकली अब डेटा कैसे डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। जैसे सर्विस में गए, रिटर्न डैशबोर्ड। ठीक है। अब ये मेरे पास फाइल है। जाओ जाओ जाओ। गूगल मार्केटिंग। ठीक है। ये कंपनी है। इसके मैं आपको पहले डिटेल देखो, दो तरीके से रिटर्न फाइल करते हैं। एक तो हम जीओसिन फाइल के थ्रू करते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है। और दूसरा हम एक्सेल फाइल पे प्रिपेयर करेंगे रिटर्न्स को, ऑनलाइन मोड में हम रिटर्न्स को का डेटा पूरा पंच करेंगे। तो ऑनलाइन जब मोड में हम डिटेल का डेटा पंच करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है कभी भी रिटर्न्स को फाइल करने के लिए। पहली हमें डेट ऑफ इनवॉइस चाहिए होती है, फिर पार्टी का नेम चाहिए होता है, उसका जीएसटी नंबर रखा है तो जीएसटी नंबर चाहिए होता है। वाउचर टाइप छोड़ दो, ठीक है, सेल्स है, हाँ बिल्कुल सेल्स टाइप। वाउचर टाइप क्या है? सेल है, सेल्स रिटर्न है। ठीक है। डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, मतलब वाउचर टाइप सेल्स है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है। एक्सपोर्ट के इनवॉइस है किस तरह के हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है। फिर इनवॉइस टाइप आपका वाउचर नंबर आता है, यानी कि इनवॉइस नंबर आता है। फिर आपकी आती है इनवॉइस टाइप। ठीक है। इनवॉइस टाइप के अंदर आपको अपने इनवॉइसेज की डिटेल बतानी है कि आपके ये B2B इनवॉइसेज है, B2C इनवॉइसेज हैं। ठीक है। या कोई क्रेडिट नोट है। ठीक है। क्रेडिट नोट में भी है आपका अलग, जैसे कि इसका इसका देखो, ये जो आ रहा है हमारे पास, ये जो दो इनवॉइसेज है ये दो B2C इनवॉइसेज है, यानी कि जो बिल कटा है वो बिजनेस टू कंज्यूमर को कटा है, सामने वाले पर्सन के पास जीएसटी नंबर अकाउंट में नहीं है। ठीक है। तो ये दो इनवॉइसेज मेरे B2C हैं। फिर ये सारे इनवॉइसेज हमारे B2B इनवॉइसेज है, इन सभी पार्टी के पास जीएसटी नंबर है। ठीक है। फिर ये 16 तारीख को एक बिल कटा है, क्रेडिट नोट कटा है। क्या कटा है जी? सेल्स रिटर्न। वाउचर टाइप क्या मेरे पास? सेल्स रिटर्न, जीएसटी नंबर नहीं है। और ये क्रेडिट नोट है, क्रेडिट नोट नंबर 02। ठीक है। और ये टाइप क्या है? इनवॉइस टाइप क्रेडिट नोट B2C अदर। क्रेडिट नोट B2C अदर, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, B2C लार्ज और B2C अदर। तो ये क्रेडिट नोट जो है वो B2C अदर का है। ठीक है। उसके बाद रेगुलर B2B इनवॉइसेस, फिर यहाँ पे मेरे पास दो B2C के इनवॉइसेस आ रहे हैं और एक क्रेडिट नोट आ रहा है जो कि मेरा B2B है। क्रेडिट नोट जो है वो B2B है, B2B। ये इस तरह से आपको क्या करना है, जब भी आप एक्सेल फाइल में डेटा प्रिपेयर करो तो इस तरह से ये चीजें आप यहाँ पे जरूर एंट्री करो कि आपकी इनवॉइस टाइप क्या है। क्या वो एक B2B इनवॉइसेज है, क्रेडिट नोट है, B2C इनवॉइसेज है। ठीक है। B2C लार्ज है, B2C स्मॉल है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, जो मेरी B2C इनवॉइसेज है उसमें से एक इनवॉइसेज ये जो आ रहा है 1,05,000 का, 1,05,000 का टैक्सेबल वैल्यू है। इनवॉइस वैल्यू कितना है जी? 1,23,000 का। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? B2C लार्ज।
क्यों हो गया? क्योंकि पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड दिल्ली की है, ठीक है, पार्टी जो रजिस्टर्ड है वो दिल्ली की है, और बिल जो कर रही है B2C लार्ज में वो उत्तर प्रदेश को कर रही है। तो ये जो B2C लार्ज वाली जो मेरी इनवॉइसिंग की कैटेगरी थी ना टेबल नंबर 5 में, वो मेरी इस पे एप्लीकेबल हो जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। तो अपने अपने इनवॉइसेस को आप क्या करोगे, इस तरह से लिखोगे, और लिखने का रीजन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। फिर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया कि माल कहाँ पे गया है, ठीक है। फिर आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ गई, IGST अमाउंट आ गया, CGST अमाउंट आ गया, SGST अमाउंट आ गया, उनके रेट्स आ गए, ठीक है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्स अमाउंट आ गया, और टोटल इनवॉइस अमाउंट आ गया। अब इसको अगर आपको एंट्री करना है तो हम फटाफट क्लास में इसको एंट्री कर लेते हैं। कैसे एंट्री करेंगे हम? सबसे पहले तो डेटा का हम फिल्टर लगा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे अपनी B2B इनवॉइसेस की। तो हम यहाँ से इस डेटा से अपनी रेगुलर B2B इनवॉइसेस को चेक कर लेंगे और ओके करेंगे। तो मेरे पास जितने भी B2B इनवॉइसेस है, करीबन 14 इनवॉइसेस है, इसकी एंट्री मुझे पहले करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद अपने टैक्स फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करूंगा और अपना टैक्स पीरियड यानी कि Q4 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मंथली होंगे तो यहाँ पे आपको IFF के ऑप्शंस दिखेंगे, ये हमने फाइल नहीं कर रखा है, ठीक है। फरवरी में इसके भी IFF के ऑप्शन हमने फाइल नहीं कर रखा, और मार्च में सीधा हम इसको रिटर्न्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वार्टर का रिटर्न फाइल करो, जैसे जनवरी टू मार्च का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जो बिल्स आपने IFF में चढ़ा दिए हैं, यानी कि अगर आपने जनवरी के बिल्स, जैसे इसके जनवरी के बिल्स हैं, देखो ये बिल्स क्या है, जनवरी के हैं, ठीक है। MD इसको काटा था इन्होंने, जनवरी के बिल्स है, लेकिन जिन्होंने जनवरी के IFF को फाइल नहीं किया है, या अगर फाइल होता तो यहाँ पे फाइल की डेट आती कि फाइल्ड है। तो जो भी बिल्स आपने IFF में फाइल किए हैं, उन बिल्स को आप जब मार्च का R1 प्रिपेयर करोगे, मार्च में क्वार्टरली रिटर्न प्रिपेयर करोगे, क्वार्टरली रिटर्न वाले के लिए एक सिर्फ बता रहा हूं मैं, क्वार्टरली रिटर्न में अगर जब भी आप मार्च में रिटर्न फाइल करोगे, तो उन बिल्स को जो कि आपने IFF में चढ़ा दिए हैं, उनको आपको इन टेबल्स में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि वो बिल्स ऑलरेडी फाइल्ड है, ठीक है। उन बिल्स को इन टेबल्स में एंट्री आप नहीं करोगे, ठीक है। आप किन बिल्स को एंट्री करोगे? जो आपकी मार्च मंथ के कटे हैं उन्हीं बिल्स को एंट्री करोगे। ये दो बिल्स है वो ऑलरेडी आप जो जनवरी फरवरी के बिल्स है वो ऑलरेडी आप IFF में डाल चुके होंगे। कौन से बिल? जो आपके B2B के बिल्स है, ठीक है। तो अगर डाल दिया IFF में तो आप मार्च में मत डालना, क्वार्टरली रिटर्न में मत डालना। अगर नहीं डाला है तो आप उसमें मार्च की क्वार्टरली रिटर्न में डाल सकते हो। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो चूंकि इस पर्सन ने कोई भी IFF फाइल नहीं किया है, तो इसके सारे बिल्स हमें फाइल करने हैं, और सबसे पहले कौन सा फाइल करने हैं? B2B के बिल्स, ठीक है। तो हम एक एक करके अपने सारे बिल्स को इंटर करेंगे, ठीक है। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ से रिसिपिएंट पे का GST नंबर डालो, ठीक है। तो मैं पहले एक एक पार्टी का कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले पार्टी वाइज जाएंगे, ठीक है। टोटल मेरे पास 4 पार्टी हैं, इनको मैंने बिल्स काटा है। तो पहले हम सबसे पहले MDLE को सिलेक्ट कर लेते हैं। इनके टोटल 8 बिल है, तो पहले इनके बिल इंटर कर देते हैं, ठीक है। एक एक करके फटाफट डालेंगे, टैब प्रेस करेंगे। इनवॉइस नंबर क्या आ रहा है जी? 16, ठीक है, 16। इनवॉइस डेट क्या आ रही है जी? 12 जैन की आ रही है, 12/1/2025। अब इनवॉइस वैल्यू, तो लास्ट में इनवॉइस वैल्यू मेरे पास है 82,600, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पे आप प्लेस ऑफ सप्लाई देखोगे। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप दिखेगा आपको आराम से, फिर एक ही टेबल में दिख जाएगी, ठीक है। वाउचर नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है जी? दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास हरियाणा आ रहा है, सॉरी चिराग एंटरप्राइजेस का दे दिया गया। GST नंबर कुछ गलती हो गई है, MDLE का तो GST नंबर में देखो, यहाँ हमारे कुछ, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, MDLE का जो GST नंबर है ना वो कुछ और है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ और इशू आ रहा है। एक बार देख लेते हैं। MDLE का GST नंबर ये है 07ASMP, मैं लिख देता हूँ, पहले मैं उसको कर देता हूँ, वो फिल्टर लगा लेते हैं हम। आपको अगर आप गलत भी चढ़ाओगे ना तो आपको दिख जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे गलत GST नंबर इंटर कर रखा है, कॉपी पेस्ट करते समय गलती हो गई होगी, तो यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि ये जो आपने GST नंबर डाला है वो किसका है जी? चिराग एंटरप्राइजेस का है, और आप एंट्री कर रहे हो
MDLE की। हाँ, साला कितना महंगा है। ठीक है, तो अब ये इनवॉइस नंबर GST नंबर देखते हैं, हम यहाँ पे डालते हैं। सर वो गलत हो गया सर, MPA लिखना एक पड़ेगा आप। एक सर ए सेकंड लिखते एक नहीं। सेकंड 07ASMPA 07ASMPA। ठीक है, ये ठीक है, अब आ गया, बिल्कुल सही हो गया। मैं इसको सारे में सही कर देता हूँ वरना ये दिक्कत करेगा मुझे। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, इसकी एक एंट्री पहले पास करोगे MDLE की। ठीक है, 16 नंबर इनवॉइस, बाकी सब तो मेरा सेम ही है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ गया, दिल्ली आ गया। ठीक है, और फिर मैं रेट वाइज जाऊंगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम सीधा यहाँ रेट पे जाते हैं और यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखते हैं, जिस वैल्यू पे टैक्स चार्ज हुआ, यानी कि मेरी टैक्सेबल वैल्यू। कौन सी वैल्यू, मेरी टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है जी इसका, 70,000। ठीक है, एक एंट्री कर दी, फिर सेव करोगे। अब इसी के परसेंट की अगर आपको मल्टीपल इनवॉइसेस चलाने हैं, अभी सेव नहीं हुआ है हमारा, वापस से सेव करेंगे। इनवॉइस डेट बाय 2025 70,000। अब सेव हुआ, रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम इसके दूसरी इनवॉइस चला देते हैं। तो एक सेव हो गया, फिर उसके बाद हमें इनवॉइस नंबर नेक्स्ट चलाना है। इनवॉइस नंबर नेक्स्ट जो है वो 17 इसी का है, कटा हुआ। इनवॉइस डेट कितनी है जी, 18 जैन की है, 18/1/2025। टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है, हमें 10 मिनट लगेगा क्लास में चलाने में। ठीक है, 1,06,200, 1,06,200। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली ही है इसकी। फिर मैं रेट में आता हूँ, रेट में टैक्सेबल वैल्यू कितनी है जी, 90,000। ठीक है, सेव। फिर इसी पार्टी का अब मेरे को तीसरा इनवॉइस चलाना है, इनवॉइस नंबर 18। डेट ऑफ इनवॉइस इज 19/1/2025। टोटल इनवॉइस वैल्यू इज 94,400, 94,400। ठीक है, फिर आप आ जाओगे यहाँ पे 18% वाले पे, और टैक्सेबल वैल्यू कितनी है जी, 80,000। ठीक है, फिर फोर्थ आ जाते हैं, सबसे ज्यादा इसी के इनवॉइसेज है। 19 नंबर 3 फरवरी, 19 नंबर 03/02/2025। टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है, अगेन 94,400। ठीक है, 18% पे है, 80,000। ठीक है, तो भी सेव कर देंगे। फिर नेक्स्ट है 21 नंबर इनवॉइस, 12/2/2025। टोटल इनवॉइस वैल्यू 1,06,672। प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली रहेगी, 18% पे जाएंगे, 90,400। ठीक है, किस नंबर चला दिया। कोई भी इनवॉइस अगर डुप्लीकेट एंट्री करोगे ना, अभी ये सेव नहीं हुआ है, सेव होगा तो डेटा आपका, ये जो डेटा है वो ब्लैंक हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी इनवॉइसेस की डुप्लीकेट एंट्री करोगे तो सिस्टम कहेगा ये ऑलरेडी हो गया। जैसे सपोज करो अभी हमने 21 नंबर कराया है, हम वापस से इनवॉइस नंबर 21 पे जाते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं डेट 12/2/2025। टोटल इनवॉइस वैल्यू 1,06,672। ठीक है, 1,06,672। ठीक है, और 18% पे वैल्यू जो आ रही है वो 90,400 आ रही है। अगर हम दोबारा से इसको एंट्री करेंगे तो ये कहेगा, एरर देगा मेरे को। देखो एरर दे रहा है ना, इनवॉइस नंबर 21 इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द करंट पीरियड। ठीक है, तो कभी भी डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर, बिल्कुल डुप्लीकेट, कोई भी लेटर चेंजेस नहीं है। अगर आप डुप्लीकेट इनवॉइस एंट्री करोगे तो आपको एरर दिखा देगा कि आपका ये इनवॉइस ऑलरेडी सिस्टम में रिकॉर्ड हो चुका हुआ है, तो आप इसकी डुप्लीकेट एंट्री कर रहे हो। इंस्टेंट एरर दिखाएगा सर। दिखाया तो है इंस्टेंट एरर अभी रेड में। जी जी। ठीक है, इसके पहले वाले भी रिटर्न में अगर वो इनवॉइस फाइल होगा ना तो भी आपको एरर दिखा देगा कि ये सिस्टम आपका ऑलरेडी, आपने ये करंट रिटर्न पीरियड में या प्रीवियस रिटर्न पीरियड में आपने इनवॉइस नंबर चला रखा है। समझ लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास इनवॉइस नंबर 13/23। ठीक है, 18/2 को है। ये वैल्यू कितनी है जी, 1,03,000 की, 1,03,000 की। ठीक है, और
इसका टैक्सेबल अमाउंट है हमारे पास 85,000। ठीक है, सेव किया, रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, फिर ब्लैंक हो गया अपने आप ये। फिर इनवॉइस नंबर 24, इनवॉइस नंबर 24, इनवॉइस डेट। हमें कभी कभी मैनुअली जाना पड़ता है। ठीक है, आज तो हमारी 2-3 पार्टियों के साथ क्या हुआ, डेटा जेएसएन फाइल अपलोड कर रहे हैं, एरर आ रहा है, नहीं हो रहा जेएसएन फाइल अपलोड। पार्टी की 100 इनवॉइसेज हैं, 100 से ज्यादा इनवॉइसेज है, बट अब रिटर्न तो फाइल करनी है। तो फिर उसको हमने इस तरह से, इसी तरह से मैनुअली पूरा एंट्री करा है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिलेगा, सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपको ये मैनुअल भी आपको आना चाहिए। इस तरह से मैनुअल आपको ये पूरा रिटर्न सब कुछ चलाओगे, सारी चीजें, डॉक्यूमेंट समरी वगैरह समथिंग। अभी मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, फिर इनवॉइस नंबर 24 हमने चला दिया अभी। अब चलाएंगे इनवॉइस नंबर 24, चलाया ना अभी हमने। अब इसको बैक भी जाके देख सकते हो क्या चलाया है। टोटल 7 रिकॉर्ड चलाए हैं। 7 रिकॉर्ड में हमने इनवॉइस नंबर 24 तक चला दिया है। ठीक है, 16, 17, 18, 19, 21, ठीक है, 23, 24, तो 24 तक चला चुके हैं। अब यहाँ पे अगेन हम इसकी पे ही प्लस कर देंगे तो ताकि हमारी इसकी डिटेल ऑलरेडी सेम आ जाए। ठीक है, मैं ऐड न्यू रिकॉर्ड नहीं करूंगा। 25 नंबर इनवॉइस चलाएंगे। ठीक है, और इनवॉइस डेट आ गई इसकी 16 मार्च, 16/3/2025। टोटल इनवॉइस वैल्यू 70,800। ठीक है, टैक्स अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू 60,000। इस तरह करके मैंने अपने इनके जितने भी इनवॉइसेस थे वो सारे इनवॉइसेस एमडीएलई के चढ़ा दिए। ठीक है, अब मेरे पास एमडीएलई का क्या है ये देखो, लास्ट में है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में अभी नहीं चला रहा, क्रेडिट नोट मैं आपको बाद में चलाता हूँ। ये कौन सा क्रेडिट नोट है, एमडीएलई ने कोई सेल्स रिटर्न भी करा है। ठीक है, जो कि क्रेडिट नोट कटा हुआ है। अब क्रेडिट नोट की एंट्री कहाँ डालोगे ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम B2B चला लेते हैं सारे। ठीक है, तो पहले तो टेबल नंबर 4A में एंट्री कैसे डालेंगे हम, यहाँ से एक ले लिया, अब दूसरे वाले का ही कर देते हैं, वापस से फिल्टर लगा देंगे। अब ये वाला जो जीएसटी नंबर है इसको देख लेते हैं हम लोग, चिराग इंटरप्राइजेस को कटा हुआ है, जीएसटी नंबर कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं बैक करूंगा और यहाँ से एक और बैक करूंगा। ठीक है, पहले एक, अब इस पे वापस आऊंगा। ठीक है, अब ऐड इनवॉइस आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जीएसटी नंबर में चेंज कर दूंगा। किसका आ गया जी जीएसटी नंबर, अब चिराग इंटरप्राइजेस का आ गया। ठीक है, ये आ गया इनवॉइस नंबर 28, डेट ऑफ इनवॉइस 25/3/2025। टोटल इनवॉइस वैल्यू 1,15,050, 1,15,050। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा, जीएसटी रेट 18% पे है, 97,500। दो बिल सेम अमाउंट के कटे हैं इसके, नहीं इसी के आसपास कटे। ठीक है, आईजीएसटी ले लिया इसने। फिर एक इसी का और बिल कटा हुआ है जो कि इनवॉइस नंबर है 29। ठीक है, इनवॉइस डेट 30/3/2025। ठीक है, 2025। ठीक है, टोटल इनवॉइस वैल्यू 1,17,410, 1,17,410। फिर 18% पे 99,500। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डालते हैं, टोटल इनवॉइस वैल्यू, इसमें आपका टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी अमाउंट प्लस ट्रेड प्लस अदर चार्जेस कुछ भी मिला के जो वैल्यू ऑफ इनवॉइस बनती है वो आपको यहाँ डालना होता है। और जिस वैल्यू पे टैक्स चार्ज हो रहा है उस वैल्यू पे यहाँ डालना होता है। उस वैल्यू में अगर एक ही इनवॉइस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रेट्स के हैं, 5% वाला भी है, तो आप रेट्स पर ही जाओगे टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, तो ये 2 की एंट्री हो गई, फिर तीसरी भी कर देते हैं यहीं पे हम चाहते कुछ लिख ले। अब चिराग इंटरप्राइजेस, अब यहाँ पे जीएसटी नंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका हैबिटेट है इनवॉइस नंबर 26, कॉपी। तो पहले मैं क्या चला रहा हूँ, पहले अपने B2B इनवॉइस चला रहे हैं। ठीक है, हैबिटेट मास्टर आ गया। जरूर मैच कर लेना आप लोग, कि आप लोगों ने मैच जरूर करना है कि आपका जीएसटी नंबर पार्टी नेम से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, 16 मार्च, 16/3/2025।
25 इनवॉइस वैल्यू 101 480, 101 480, ठीक है। फिर उसके बाद 86,000, ठीक है, ये कर दिया एंट्री, फिर सेव। अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, ये हटा भी आपको जस्ट दिखा रहा हूं, मान लो इसी पार्टी को हैबिटेट फोटोग्राफी को इनवॉइस नंबर 27 के अगेंस्ट में एक माल बेचा गया होता जो कि 20,000 का होता, ठीक है, और उसमें जो जीएसटी का रेट होता वो होता 12% का, ठीक है, 12% का। तो 6% वाले कैटेगरी 6% यहाँ था और 6% यहाँ था, ठीक है। और टोटल टैक्स वैल्यू क्या हो गई जी इस चीज की, सॉरी ये भी 6% आती, यानी कि सिंगल इनवॉइस में, एक सिंगल इनवॉइस के अंदर दो रेट है हमारे, ठीक है, क्या है, तो दो रेट है। उस केस में एंट्री कैसे होगी, आप क्या करोगे, इन दोनों का सम करोगे, ठीक है, इन दोनों का सम करोगे, ठीक है। अभी हमने कौन सा चलाया है, इनवॉइस नंबर 26 चलाया था, तो 27 के अंदर एंट्री कैसे करोगे, ये डालोगे, इनवॉइस डेट क्या होगी हमारी 18 मार्च ही रहेगी, इनवॉइस वैल्यू दोनों का सम कर लोगे, दोनों का सम मिला के इनवॉइस कितना होता है जी 69,600, ठीक है, तो यहां पे डालोगे 69,600, ठीक है। एक प्रोडक्ट जो है मेरा कितने परसेंट पे है, 12% पे, तो मैं यहां पे लिखूंगा कितना पे, 12% पे कितना है जी, तो 20,000 का प्रोडक्ट, ठीक है, तो मैं 20,000 रुपए यहां लिखूंगा। और 18 वाला कौन सा है जी, 18 वाला ये है 40,000 का, ठीक है। तो इस तरह करके मैं इसको सेव कर दूंगा, समझ गए। तो एक ही इनवॉइस के अंदर में अगर दो मल्टीपल रेट्स है तो आप यहाँ पे दोनों टोटल इनवॉइस की वैल्यू यहाँ लिखोगे और उसके बाद जो रेट्स होंगे वो दोनों रेट्स एज पर द रेट्स टैक्सेबल वैल्यू लिखोगे। क्लियर है? यस सर। वापस इस इनवॉइस को ओपन करते हैं, यहाँ प्लस नहीं करना, इस इनवॉइस को मैंने चूंकि आपको बताने के लिए दिखाया था, बैक करेंगे, क्लिक करेंगे, दूसरा वाला इनवॉइस ये है, इस पे जाके हम एडिट करना है मुझे, तो इसको एडिट का एक्शन यहाँ से होता है, कोई भी इनवॉइस डिलीट यहाँ से करते हो और एडिट यहाँ से करते हो, एडिट करोगे, ठीक है, एडिट करके आप क्या करोगे यहाँ पे, ये मैं आपको इनवॉइस ये हटा देता हूँ क्योंकि ये मैंने आपको दिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए बताया, ठीक है। ठीक है, तो ये इनवॉइस है 47,200 का, और इनवॉइस वैल्यू 40,000, ठीक है, ठीक है। अब इस तरह से मैंने अपने 3 पार्टियों का चला दिए। अब यहां से मैं एक और चलाऊंगा, एक और बच गया अपने पास, ठीक है। केस सैम्पको के 2 बिल भी कटे, इनको भी 2 बिल कटे हैं। ऐड रिकॉर्ड पे जाके कॉपी कर लूंगा जीएसटी नंबर, ठीक है। फिर इनवॉइस नंबर 20, इनवॉइस डेट 3/2/2025, टोटल इनवॉइस वैल्यू इज 94,400 और 18% वाला आइटम है इनका 80,000। ठीक है, दूसरा इनवॉइस भी इन्हीं का है, 22 नंबर, इनवॉइस डेट 13/2/2025 और टोटल वैल्यू है 53,100। बहुत दुख की बात है यार, 18% पे 45,000, ठीक है। तो इस तरह करके हमने अपने B2B से इनवॉइसेस चला दिए, ठीक है। अब जब हम इसे बैक करेंगे ना, देखो यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स प्रोसेस हो गए, कोई भी एरर नहीं है, टोटल 4 आ गए,
जब इसे हम बैक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि भाई टोटल मेरे कितने हैं, 14 इनवॉइसेज हैं। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे काउंट कर लूंगा मैं अपने कि B2B के अंदर मेरे टोटल कितने इनवॉइसेज थे जो कि मैंने चढ़ा दिए हैं। तो यहाँ से मैं इस पे कर जाता हूँ और कितने सारे मेरे रेगुलर B2B, और रेगुलर B2B टोटल मेरे कितने हैं जी, 14। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। ये टोटल मेरे 4 इनवॉइस आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद B2B की एंट्री हो गई। अब मुझे टेबल नंबर 5 में एंट्री करनी है। टेबल नंबर 5 में कौन सी एंट्री होती है, B2C लार्ज इनवॉइस की। ठीक है, जो साथ में इंटरस्टेट भी है। तो मैं देखूंगा कोई मेरा B2C लार्ज है, तो ये देखता हूँ, हाँ जी B2C इनवॉइस लार्ज की कैटेगरी में एक आ रहा है। यहाँ पे मिस्टर महेश इंटरप्राइजेस, इसके पास GST नंबर नहीं है, पार्टी है उत्तर प्रदेश की, और टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है जी, 1,23,900। तो जो भी इनवॉइसेज 1 लाख से ऊपर होते हैं टैक्स इनवॉइसेज, उसकी डिटेल हम यहाँ डालते हैं। ठीक है, इसमें डालते हैं टेबल नंबर 5 में। तो मैं यहाँ पे टेबल नंबर 5 ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई देखनी है। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है जी, उत्तर प्रदेश। तो मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी है जी, मेरी उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर इनवॉइस नंबर मेरा 30, इनवॉइस नंबर 30, इनवॉइस डेट 30 मार्च 30/3/2025। ठीक है, टोटल इनवॉइस वैल्यू में लिखूंगा इस इनवॉइस का कितना है, तो 1,23,900, 1,23,900, और इसके अगेंस्ट में टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, तो टैक्सेबल वैल्यू 1,05,000। ठीक है, तो आपके जितने भी इनवॉइसेस, कौन से इनवॉइसेस, B2C लार्ज प्लस इंटरस्टेट है, यानी कि जिसकी इनवॉइस वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है और साथ में वो इंटरस्टेट सप्लाई है, तो उसकी एंट्री आप कहां करते हो, टेबल नंबर 5 में। इस तरह से कोई डाउट, जहां पे आप प्लेस ऑफ सप्लाई बताते हो कि माल कहां गया है, सप्लाई का पॉइंट क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे है, उसका इनवॉइस नंबर बताते हो, इनवॉइस डेट बताते हो, और टोटल इनवॉइस वैल्यू बताना है, और फिर आपको टैक्सेबल वैल्यू बतानी है, और रेट आपका अपने आप निकल के आ जाए। ठीक है, कोई पॉइंट इसमें? नो सर, कंटिन्यू। हेलो सर, मेरा एक डाउट है कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो कंपलसरी है क्या हर बार डालना? क्योंकि मैं कभी नहीं डालती हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई, वो तो ऑलरेडी उसमें आ जाता है ना। कैसे आ जाएगा, ऑलरेडी इंटरस्टेट सप्लाई है ना। इंटरस्टेट सप्लाई B2C कर रहे हैं, B2B की बात नहीं कर रहे, B2C की बात कर रहे हैं। B2B तो अपने आप आएगा। ठीक है, अभी हम B2C लार्ज इनवॉइसेस की बात कर रहे हैं, उन इनवॉइसेस की बात कर रहे हैं जो इंटरस्टेट सप्लाई है और उनकी इनवॉइस वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है और साथ में वो B2C है। ठीक है, उसकी एंट्री आपको यहाँ पे डालनी है टेबल नंबर 5 में, इस तरह से। ठीक है, जो आपको मैंने अभी दिखाया है। ठीक है, वापस से इनवॉइस खोल लेता हूँ। इस तरह से पहले आप प्लेस ऑफ सप्लाई बताओगे, इनवॉइस नंबर बताओगे, इनवॉइस डेट बताओगे, ये इंटरस्टेट अपने आप आ जाएगा, सप्लाई टाइप, टोटल इनवॉइस वैल्यू बताओगे, और उसके सामने टैक्सेबल वैल्यू बताओगे, टैक्स अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से आप क्या करोगे, अपनी जितनी भी B2C सप्लाई है उसको आप यहाँ एंट्री कर दोगे। अगर आपका कोई एक्सपोर्ट वाला इनवॉइस होता है, ठीक है, अगर आपका कोई एक्सपोर्ट इनवॉइस होता है, सपोज कोई पार्टी कोई एक्सपोर्ट करती, एक्सपोर्ट मतलब आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, कोई एक्सपोर्ट करती, तो उस केस में फिर आपको इनवॉइस इस तरह से चढ़ाने होते हैं। आपको यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालूंगा। सपोज मेरा इनवॉइस नंबर 31, सपोज दैट मेरा इनवॉइस नंबर 31 क्या है, वो एक्सपोर्ट इनवॉइस है। ठीक है, और इनवॉइस की डेट जो है वो भी 31/3/2025 की है। मैंने 31/3/2025 को एक एक्सपोर्ट करा है। ये पोर्ट कोड छोड़ देना, वैसे तो आपने पोर्ट कोड डालना होता है। ठीक है, जिस पोर्ट के थ्रू ये माल गया है। ठीक है, तो पोर्ट कोड अभी कंपलसरी नहीं है। फिर आपको शिपिंग बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ये भी अभी आपको कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ इनवॉइस कर दिया, माल अभी निकला नहीं है। जब तक माल पोर्ट पे नहीं जाएगा, जैसे 31 तारीख को आज मैंने इनवॉइस कर दिया लेकिन अभी माल पोर्ट तक नहीं पहुंचा है, ठीक है, तो हमारे फैक्ट्री में रखा हुआ है। ठीक है, उस केस में क्या करना पड़ेगा, मुझे इनवॉइस तो डालनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैंने इनवॉइस काट दिया है तो R1 में मुझे फाइल तो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट डाल दूंगा, ये दोनों चीज छोड़ दूंगा। अगर ये दोनों चीज अवेलेबल है, आपके शिपिंग बिल पे शिपिंग बिल नंबर मिलेगा और आपको पोर्ट कोड, यानी कि जिस पोर्ट के थ्रू माल आपका आउट ऑफ कंट्री गया है वो पोर्ट कोड मिलेगा। ठीक है, तो वो पोर्ट कोड और ये दोनों डाल सकते हो अगर है अवेलेबल तो, अदरवाइज ये दोनों चीज छोड़ दोगे। फिर यहाँ टोटल इनवॉइस डालोगे। सपोज दैट यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू जो है मेरी, वो टोटल इनवॉइस वैल्यू मान लो पोर्ट कोड रहेगा सर, कहाँ से जो उसका पोर्ट कोड रहेगा
ना पोर्ट कोड जहाँ पे भेजेंगे आप उसका पोर्ट कोड जहां से आप जिस पोर्ट से आपका माल आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, तो पोर्ट कोड का मतलब होता है, जैसे हमने दिल्ली में बहन, दिल्ली में मान लो हमने तुगलकाबाद पोर्ट में हमने अपना माल दे दिया, वहां से वो एक्सपोर्ट हो जाएगा बाहर। ठीक है, एयर के थ्रू होगा या फिर लैंड के थ्रू होगा या रेलवे के थ्रू होगा, किसी के थ्रू होगा। तो जिस पोर्ट पे हम अपना माल दे रहे हैं वो पोर्ट कोड होता है। ठीक है, अगर मान लो हमारा माल कोलकाता पोर्ट से बाहर जा रहा है, ठीक है, या मुंबई पोर्ट से बाहर जा रहा है या चेन्नई पोर्ट से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो उन पोर्ट का एक कोड होता है, हर पोर्ट का एक कोड होता है, जो कि आपको शिपिंग बिल नंबर पे मिल जाएगा, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, शिपिंग बिल नंबर पे। ठीक है, तो शिपिंग बिल नंबर से आप पोर्ट कोड उठा लोगे और साथ में शिपिंग बिल का नंबर डाल दोगे। लेकिन ये चीज आपके पास तब आएगी जब आपका माल डिस्पैच हो चुका होगा, उस पोर्ट से निकल चुका होगा या उस पोर्ट पे पहुंच गया होगा। क्लियर है? जी सर। यस सर। एक सेकंड होल्ड करो, मैं नहीं, वॉइस नहीं होगा मेरे पास, वॉइस होता तो मैं दिखाता अभी। डेटा पेंटिंग, Calla, Peter, mal. Calla, Peter. कैसे हुई? देखो जैसे एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी का ये इनवॉइस है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी है, इस पे आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, पोर्ट कोड होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन ऑफ पोर्ट, आईसी सर्टिफिकेट नंबर। हाँ पे शिपिंग बिल में देख रहा था, शिपिंग बिल की कॉपी कार्ड, बिल ऑफ लेडिंग पे मिलता है ना सर ये तो। नहीं शिपिंग बिल पे मिलेगा। एक सेकंड रुकिए, आपको शिपिंग बिल दिखाता हूँ। देखो ये जैसे एक शिपिंग बिल है, दिख रहा है ना शिपिंग बिल समरी। ठीक है, ये कहां से निकला है, इंडियन कस्टम ईआईडी एक सिस्टम है, आईसीडी तुगलकाबाद पोर्ट से ये माल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पोर्ट कोड आपको ये दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है ना पोर्ट कोड। ठीक है, तो ये आपका पोर्ट कोड हो गया। यस सर, यस सर। ठीक है, और ये आपका शिपिंग बिल नंबर है, ये आपका शिपिंग बिल नंबर है, और ये क्या है आपका पोर्ट कोड। ठीक है, तो जब भी आपको शिपिंग बिल मिलेगा तो उसके ऊपर आपका पोर्ट कोड भी लिखा रहता है और आपका शिपिंग बिल नंबर भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है, इसके अंदर डालनी है, पोर्ट कोड यहाँ डालना है और शिपिंग बिल नंबर आपको यहाँ डालना है। क्लियर है? और अगर शिपिंग बिल नंबर डाला, जैसे यहाँ पे डालोगे शिपिंग बिल नंबर, तो आपसे डेट भी पूछेगा किस डेट का है। ठीक है, तो आपके शिपिंग बिल पे मैंने दिखाया है, तीसरा क्या आता है आगे, एसबी डेट। समझ गए? लेकिन इसका बिल्कुल ध्यान रखना कि जो आप यहाँ पे पोर्ट कोड, शिपिंग बिल और ये शिपिंग बिल के डेट डाल रहे हो, ये बिल्कुल आपके शिपिंग बिल आईसी गेट पोर्टल से मैच करने चाहिए, यानी कि आपके शिपिंग बिल से मैच करना चाहिए, अदरवाइज आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है? हाँ जी, तो ये तो हमारा इनवॉइस जाने के बाद ही जनरेट होता है, कस्टम्स, इंडियन कस्टम्स से जनरेट होता है, तो ये हम फिर बाद में एडिट करके डाल सकते हैं क्या इसको? एडिट करके नहीं डाल सकते, आईसी गेट पोर्टल पे डेटा अपडेट करना होता है, एडिट करके नहीं डाल सकते। आज क्या है, आज है 10 अप्रैल, हमने 31 तारीख को इनवॉइस काट दिया, पार्टी को इनवॉइस निकाल दिया, बट हमारा भी माल अभी नहीं गया है, हमारा माल अभी हमारे गोडाउन में ही पड़ा हुआ है, वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस केस में मुझे R1 तो फाइल करना पड़ेगा, तो उस केस में मैं बिना पोर्ट कोड और शिपिंग बिल नंबर के मैं फाइल कर दूंगा। ठीक है, ऐसी डिटेल डाल के मैं फाइल कर दूंगा, अपना डिटेल डालूंगा, इनवॉइस वैल्यू, सपोज करो मैं इनवॉइस वैल्यू टोटल क्या है, जो है वो 59,000 का है। ठीक है, और सर ये अगर कोई अलग इसमें करेंसी में बनता है तो वो केस में तो कन्वर्ट करके डालनी है, अगर अदर करेंसी बनता है तो आपको यूएसडी को कन्वर्ट करके डालना है, यूएसडी को कन्वर्ट करके डालना है, जितना भी एफओबी वैल्यू होती है ना आपकी एज ऑन डेट। ठीक है, जैसे आप 31 तारीख को, हाँ एज ऑन डेट, मान लो आपने जो इनवॉइस दिया है वो बोला कि भाई 50,000 किस पे है, ये मेरी एफओबी वैल्यू है। ठीक है, फ्रेट ऑन बोर्ड वैल्यू है 50,000 रुपीज। ठीक है, ये तो आप उसको, आप जनरली इनवॉइस जो बनता है वो यूएसडी में बनता है, यूएसडी में बनेगा, या फिर जिस कंट्री में जा रहा है उस कंट्री के एक्सचेंज के अकॉर्डिंग बनता है, जिस भी कंट्री से हम पैसा जिस मोड में भी ले रहे हैं। तो सपोज हम यूएसडी बना रहे हैं, हमने बोला कि यूएसडी मेरा जो है वो 1000 यूएसडी का इनवॉइस है, इंक्लूडिंग जो मेरी पैकेजिंग पूरी मिला के है वो 1000 है, इंक्लूडिंग फ्रेट ऑन बोर्ड। ठीक है, तो जो मेरी फ्रेट ऑन बोर्ड वाली प्राइस है वो कौन सी है, एफओबी जो प्राइस है वो मेरी 1000 यूएसडी की है। तो मैं क्या करूंगा, जिस डेट का इनवॉइस होगा उससे मैं उस डेट के यूएसडी से
यूएसडी का जो रेट होगा उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सपोज करो मेरा यूएसडी का रेट उस दिन का है 88.5, तो मेरा जो यहाँ वैल्यू जाएगी वो जाएगी कितनी की, 88,500 की। 500। ठीक है, हम्म। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो आपसे पूछेगा सप्लाई में कि आपकी जो सप्लाई है ये विद पेमेंट ऑफ टैक्स है या विदाउट पेमेंट ऑफ है। विद पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब होता है कि अभी हम इस सप्लाई के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट से हम रिफंड क्लेम कर लेंगे अपने आउटपुट टैक्स का भी। ठीक है, और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब होता है कि हम इस पे कोई भी टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम अपनी बस आपको डिक्लेयर बता रहे हैं कि हमने इतने रुपए का एक्सपोर्ट करा है। जब हम एक्सपोर्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मेरे को पैसे मेरे वहां से आ जाएंगे एक्सपोर्ट के, तो मैं अपने इनपुट टैक्स का आपसे रिफंड लूंगा। इसका रिफंड लूंगा, इनपुट टैक्स का रिफंड लूंगा। तो विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट ये दो तरह के टैक्सेस होते हैं। विदाउट पेमेंट के लिए आपको एलयूटी फाइल करना होता है, ये मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा, अभी बहुत सारा कुछ बताना बाकी है। ठीक है, और विद पेमेंट होता है सर और एक बात पूछिए सर, विद पेमेंट ठीक रहेगा कि विदाउट पेमेंट ठीक रहेगा? विदाउट पेमेंट। और बाद में हम लोग सर ये कर आपके पास कोई स्पेसिमेन, क्या स्पेसिमेन? कोई एक्सपोर्ट इनवॉइस का स्पेसिमेन रहेगा तो वो सब मैं दिखाऊंगा जब इनवॉइस कवर करेंगे। आज मैं आपको R1 इसलिए अभी मैं समझा रहा हूँ क्योंकि फिर अभी इसके बाद सीधा नेक्स्ट मंथ डेट आएगी, इसलिए मैं समझा रहा हूँ R1। हाँ, ठीक है, हाँ, वरना R1 अभी समझाने का कोई मतलब नहीं बनता था कि आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज छूटी भी है अभी। ठीक है, तो पहले अभी प्रैक्टिकल एक R1 समझ लो। ठीक है, हम R1 एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीजें आप समझ लेना कि ये टर्म आपके पास आएंगे R1 के टर्म। तो ये आपको विद पेमेंट क्या होता है और विदाउट पेमेंट क्या होता है। ठीक है, इसके लिए एलयूटी फाइल करनी होती है। अगर आपको विदाउट पेमेंट जाना है तो आप एलयूटी फाइल करते हो, अगर विद पेमेंट जाना है तो कोई एलयूटी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट आपको नहीं डालना होता है। टैक्सेबल वैल्यू जो है ना वो आपकी कुछ भी ली जाती है। विदाउट पेमेंट, विद पेमेंट में करोगे तो आपको टैक्सेबल वैल्यू डालना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे विदाउट पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू जो जीरो रेटेड में, यहाँ पे इस जीरो रेटेड में, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई मानी जाती है 88,500 करके इसको सेव कर दो। क्या है जी, ये जीरो रेटेड सप्लाई है, हम कोई भी इससे आगे नहीं ले रहे हैं। और विद पेमेंट करोगे तो आपको फिर यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो आप माल सप्लाई कर रहे हो उसमें जीएसटी का रेट क्या है। इंडिया में अगर सप्लाई करते तो जीएसटी का क्या रेट होता। ठीक है, तो एक्सपोर्ट वाला प्रोविजन अभी हम छोड़ देते हैं। बस मैं आपको बता रहा था कि एक्सपोर्ट के अंदर आपको कैसे इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे मैं टोटल क्या हो गया, टैक्सेबल कर दिया, जीरो रेटेड में करके मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो सर मल्टीपल बिल रहेगा तो मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल बिल लगा तो मल्टीपल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ओके सर। ठीक है, अब अपनी इस पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे हमने B2C लार्ज भी डाल दिया, एक्सपोर्ट भी डाल दिया एक। ठीक है, वापस से इसको फिल्टर करते हैं। अब मेरे पास जो बचे हैं वो बचे हैं B2C के इनवॉइस। कौन से वाले? B2C इनवॉइस। ठीक है, अब जो B2C है, ठीक है, B2C में हमें जब सिलेक्ट करना है B2C अदर्स के केसेस को, तो समय हमें ये भी सिलेक्ट करना है B2C क्रेडिट नोट को भी। क्यों सिलेक्ट करना है मैं समझा देता हूं। जब भी हम B2C को सिलेक्ट करेंगे तो B2C के जो क्रेडिट नोट है, B2C के क्रेडिट नोट है, कौन से वाले? अदर वाले, लार्ज वाले नहीं, अदर वाले जो क्रेडिट नोट है हम उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो B2C में एंट्री एडजस्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब B2C में एंट्री होती है तो यहाँ पे मेरे को एंट्री ऐड रिकॉर्ड जब हम करेंगे तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले स्टेट वाइज फिर रेट वाइज जाना होता है। स्टेट वाइज और रेट वाइज एंट्री करनी होती है। जैसे मैंने बिहार में मान लो टोटल 5 बंदों को बेचा है, या उत्तर प्रदेश में मैंने मान लो टोटल 5 बंदों को बेचा है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मेरे 5 बंदे हैं टोटल, तो उन टोटल का इनवॉइस को मैं टोटल करूंगा। लेकिन इनवॉइस को भी ब्रेकअप कैसे करूंगा? 5% वाला कितने बंदों को बेचा, कितने बंदों को टोटल वैल्यू की कितनी बेची, 18 वाला कितने वैल्यू का बेचा, 12 वाला कितने वैल्यू का बेचा, यानी कि स्टेट वाइज एंड रेट वाइज एंट्री जाती है। स्टेट वाइज एंड रेट वाइज, और एडजस्टमेंट भी आप करोगे स्टेट वाइज एंड रेट वाइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर एक ही रेट का बेच रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 5% वाला बेच रहे हो, ठीक है, तो आपको फिर 5% के साथ ही एडजस्टमेंट करनी है। अगर वो एडजस्टमेंट अमाउंट फिर भी कम पड़ रहा है तो फिर आप उसको 18% वाले के साथ एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, 18% वाले से सपोज करो जैसे मेरा 5% का सेल तो मेरा कितना है 20,000 रुपए का। ठीक है, और मेरा 5% का क्रेडिट नोट कितने का कटा हुआ है 30,000 रुपए का। ठीक है, तो उस केस में चूंकि मैं 5% से एडजस्ट नहीं कर सकता पूरा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसको 18% वाले आइटम से एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहां पे देखो मेरे पास
ये क्या है, क्रेडिट नोट अदर है। 2 क्रेडिट नोट कटे हैं B2C और ये भी क्रेडिट नोट कटा है, ये सारे क्रेडिट नोट है। लेकिन इनमें से 2 स्टेट को कटे हैं, एक बिहार को कटा है, वो एक ये दिल्ली वाला है और एक बिहार वाला है। तो सबसे पहले मैं बिहार वाला चढ़ा देता हूँ, मैं एडजस्ट दिल्ली वाले से कर लूंगा, ठीक है। एक ही इनवॉइस है, तो यहाँ पे मैं 18% के रेट से, मेरा रेट ही 18% है, एक ही आइटम में सेल करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास सेल आ रही है B2C अदर्स बिहार के अंदर में। तो मैं यहाँ पे सप्लाई क्या सिलेक्ट करूंगा, बिहार। फिर इसके अंदर अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा इसका रेट कौन सा जी, 18%। और यहाँ पे इसकी वैल्यू बताऊंगा, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है जी, टैक्सेबल वैल्यू तो 45,000 रुपए। समझ गए, सेस क्या है तो 0 रुपए, ठीक है। इसको कर देंगे सेव। अगर बिहार में कोई दूसरा रेट होता तो दूसरा रेट को भी इसी तरह एंट्री करते हैं। फिर हम आ जाते हैं, बिहार को कर दिया, अब हम दिल्ली में आ जाते हैं। दिल्ली के अंदर मेरे 2 सेल हैं, 75,000 और 38,400 के। लेकिन साथ में मेरा क्या है, एक क्रेडिट नोट भी कटा हुआ है 18,500 का, ठीक है। और रेट क्या है, टोटल 18% पे है। तो मैं अब सिलेक्ट करूंगा प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी है जी, दिल्ली, ठीक है। टोटल रेट कौन सा जी, 18%, ठीक है। मेरी टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। अभी ऐसे वैसे कितना बन रहा था, 75,000 प्लस 38,000, एक बन रहा है 1,13,000। इसमें से माइनस कौन से होंगे, ये क्रेडिट नोट वाली 18,500। तो मेरी नेट सेल कितनी आएगी, तो 94,900। तो मैं यहाँ पे नेट लिखूंगा 94,900। समझ गए, यस सर। ठीक है। तो आप क्या करोगे, नेट को यहाँ पे एंट्री करोगे, ऐसे करके एंट्री करोगे। टोटल नेट सेल आपकी ये हो गई कितने की, तो 94,900 की। एक आपका है, सर ये थोड़ा सा एक बार वापस रिवाइज करोगे। मैं दोबारा से दिल्ली हटा देता हूँ, चलो ठीक है। मैंने बिहार चला दिया क्योंकि उसका सिंगल था, उसमें कोई क्रेडिट नोट वगैरह नहीं है, ठीक है। अब जब दिल्ली में आता हूँ तो मुझे दिल्ली में क्रेडिट नोट भी रहता है, मेरा B2C अदर का जो है उसके अंदर, B2C अदर के अंदर एक क्रेडिट नोट भी रहता है, ठीक है। तो इस क्रेडिट नोट की एंट्री के लिए टेबल्स कुछ भी नहीं दिया गया हमारे पास। इसके अंदर मेरे को क्रेडिट नोट की एंट्री देने के लिए B2C के अंदर ये आपको नजर आ रहा होगा 9B क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। ये लेकिन ये किसके लिए है, ये लार्ज वालों के लिए। अगर कोई लार्ज इनवॉइस के अगेंस्ट में आपका कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट कटा है, ठीक है, तो फिर आप इसकी एंट्री डालोगे। यानी कि यहाँ पे जो एंट्री पास करते हो, यहाँ पे जो एंट्री पास करते हो, जो जब वैल्यू हमारी 1 लाख से ज्यादा होती है, इंटर स्टेट होती है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्रेडिट नोट है तो इसकी एंट्री यहाँ करते हैं। लेकिन उसके अलावा जितने भी क्रेडिट नोट है वो सारी एंट्री हम यहाँ करते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा क्रेडिट नोट की एंट्री हम कहीं नहीं होती, क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड रिकॉर्ड करेंगे। अब दिल्ली के लिए टोटल मेरी सप्लाई कितनी है, तो ये 75,000 की है और ये 38,400 की है, ठीक है। लेकिन एक क्रेडिट नोट कटा हुआ है, कौन सा वाला, ये 18,500 का, जो कि माइनस में है। ये मेरा क्रेडिट नोट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरी नेट सेल कितनी होगी, मेरी नेट टैक्सेबल वैल्यू जो मेरी सेल है उसमें से मैं अपना क्रेडिट नोट माइनस कर दूंगा, वैल्यू आ जाएगी 19,900 रुपए, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू हो गई। तो मैं क्या करूंगा, जब दिल्ली की सेल चढ़ाऊंगा तो उसके अंदर रेट सिलेक्ट करूंगा, कौन सा जी, 18% वाला है। और सेल मेरी कितनी की थी, 1,13,000 की। लेकिन एडजस्ट करने के बाद क्रेडिट नोट कितनी बची, 94,900। तो मैं टैक्सेबल वैल्यू कितनी डालूंगा, 94,900, ठीक है। मैं अपने क्रेडिट नोट को इसके सेल से एडजस्ट कर दूंगा, इसके सेल से एडजस्ट कर दूंगा, और जो अमाउंट बचेगा वही मैं क्रेडिट नोट में डालूंगा, मतलब अपनी सेल में डालूंगा, ठीक है। तो आपको ऐसे एंट्री करनी है, समझ में आया अब, हाँ जी। सर ये सप्लाई एलिजिबल टैक्स है, डिफरेंशियल परसेंटेज किसी ने एडिट करना होता है। ये छोड़ दो अभी भूल जाओ, ठीक है। ये भी भूल जाओ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होता है, ठीक है। इसका डिटेल बताऊंगा मैं, लेकिन अभी भूल जाओ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है अब? हो गया। तो हमने डेबिट नोट क्रेडिट नोट की इन्वेंटरी कर दी, अपने क्रेडिट नोट की इन्वेंटरी कर दी, ठीक है। जब सर और एक क्वेश्चन था सर, वो तो क्रेडिट नोट में एंट्री करता है, जब सर आपका जो माइनस हुआ था जो अमाउंट, वो अमाउंट जब फिर से आपका मैंने एडेड होगा तो वो फिर से एडिट करना पड़ेगा फ्यूचर में। क्या कह रहे हो? फॉर एग्जांपल अभी क्रेडिट नोट में हम लोग का 18,000 का ये है, ठीक है, क्रेडिट है, उसको हम लोग
विदाउट क्रेडिट नोट में हम लोग उसका जो बैलेंस है टोटल अमाउंट से माइनस करके हम लोग उसको टैक्सेशन डाल दिए, ठीक है। ठीक है। बाद में जब वो एडिट हो जाएगा उसमें एडिट करना पड़ेगा क्या फिर से? नहीं तो नहीं, क्यों एडिट करेंगे? हमने अभी बता दिया ना कि हमने सेल जो है वो मेरी कितनी है। मान लो मेरी सेल जो थी वो कितनी थी, 1,13,400 थी, लेकिन मेरे में से इतना माल वापस आ गया, 18,500 का माल वापस आ गया। ठीक है, ये माल हो सकता है प्रीवियस पीरियड का हो, ये माल हो सकता है मेरे प्रीवियस पीरियड का माल हो। ठीक है, इसमें से जो प्रीवियस पीरियड मैंने अपना टैक्स पे कर दिया था उसमें से मेरा माल इतना वापस आ गया है। ठीक है, तो मेरा नेट B2C सेल अब ये 94,500 का ही है। तो मेरी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो 94,500 की बनती है, 93,500 के ऊपर ही बनती है। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। ठीक है, आगे मुझे एडजस्टमेंट नहीं करनी दोबारा से। ठीक है, अब ये सारा हमने चढ़ा दिया, फिर हम चढ़ाएंगे ये वाला। ये जनरली ये होता है, भी चढ़ाना है आपको। हाँ जी बोलो सर। ये B2C में ना अभी एक स्टेट में सेल तो था, इसलिए हमने एडजस्ट कर दिया। अभी वो स्टेट में नहीं है और उसका क्रेडिट नोट है, तो कैसे करेंगे? तो दूसरे स्टेट के साथ एडजस्ट कर दो। चलता है ना वैसा? हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके ओके, थैंक यू। 8A 8B 8C 8D नील रेटेड सप्लाई है। अगर मेरी कोई सप्लाई होती जो कि ऐसी होती जिसमें गवर्नमेंट ने नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन GST, यानी कि मैं कोई ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं जिसपे अभी तक गवर्नमेंट ने कोई रेट डिफाइन नहीं करा है, प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड है या वो GST के दायरे में नहीं है, तो मुझे उसको डिटेल देनी होती है इस तरह से, इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड, यहाँ पे डिटेल कैसे देनी है समझो। इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, इंट्रा स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। यानी कि मुझे बेसिकली अपनी जितनी भी नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन GST सप्लाई है, पहले तो उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि इंटर स्टेट कितना है और साथ में इंट्रा स्टेट कितना है। फिर इंट्रा स्टेट के अंदर मैं दो कैटेगराइज करूंगा कि उसके अंदर मैंने रजिस्टर्ड पर्सन को कितना कर रखा है और अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितना कर रखा है। ठीक है, जब वो वेरिफिकेशन कर लोगे, उसी तरह से इंटर स्टेट का कर लोगे, तो आपको यहाँ पे वो वैल्यू डाल देनी है कि नील रेटेड सप्लाई टोटल कितनी है, इंटर स्टेट पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है, जिसके पास GST नंबर है, उनकी टोटल वैल्यू, एग्जेम्प्टेड सप्लाई अदर देन नील रेटेड नॉन GST उसकी टोटल वैल्यू, और नॉन GST सप्लाई उसकी टोटल वैल्यू। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू आएगा क्योंकि इस पर GST है ही नहीं, इन प्रोडक्ट पे GST है ही नहीं, तो यहाँ पे GST का कुछ नहीं आएगा। आपको टोटल वैल्यू बस बतानी है कि आपको इसके अंदर कितना डालना है, कि आपने कितना सेल करा है। इंटर स्टेट रजिस्टर्ड पर्सन को नील रेट कितना किया, एग्जेम्प्टेड कितना किया और नॉन GST कितना किया। उसी तरह से इंट्रा स्टेट सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को नील रेटेड वाला कितना किया, एग्जेम्प्टेड वाला कितना किया और नॉन GST वाला कितना किया। फिर आ जाएंगे इंट्रा स्टेट पे, इंट्रा स्टेट सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को नील रेटेड वाला कितना किया, एग्जेम्प्टेड वाला कितना किया और नॉन GST वाला कितना किया। फिर लास्ट वाला आएंगे इंटर स्टेट सप्लाई, कौन से वाले, अनरजिस्टर्ड पर्सन को नील रेटेड कितना किया, एग्जेम्प्टेड कितना किया और नॉन GST कितना किया। यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू बतानी है, इससे आपका कोई GST पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको अपनी लेकिन टोटल सेल जरूरी कंसाइन करनी है। ये सर सब नील फाइलिंग में जाएगा क्या सर? ये सब, हाँ ये सब जाएगा नॉन मतलब जिसमें GST नहीं लगता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये पार्टी है, मान लो चावल बेचती है, चावल दो बंदों को बेचा है। ठीक है, चावल जो है वो दो बंदों को बेचा है, एक जो था रजिस्टर्ड पर्सन था, एक जो था अनरजिस्टर्ड पर्सन था। ठीक है, एक जो था रजिस्टर्ड पर्सन था, ठीक है, और दूसरा था अनरजिस्टर्ड पर्सन। जो रजिस्टर्ड पर्सन था वो तो इंट्रा स्टेट वाला था, दिल्ली का ही था, तो यहाँ पे हमने इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि चावल क्या है, एग्जेम्प्टेड आइटम है। मान लो उसने 1 लाख रुपए का चावल बेचा, किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है, इंट्रा स्टेट रजिस्टर्ड पर्सन को 1 लाख का चावल बेचा। दूसरा जो सेल किया वो इंटर स्टेट पर्सन को किया जो कि अनरजिस्टर्ड था। ठीक है, और उसको 50,000 का चावल बेचा, तो इसकी एंट्री यहाँ आ जाएगी। समझ रहे हो कैसे करना है आपको? यस यस, ठीक है, ये करके आप सेव कर दोगे। ठीक है, इससे आपका ना कोई भी आपके एंट्री पे मतलब आपके टैक्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ आपकी टोटल सेल रिकंसाइल हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? जैसे हम एक पार्टी हमारी है वो क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है, मेहंदी वगैरह एक्सपोर्ट करती है, लेकिन साथ साथ में जो बाजरा, आटा वगैरह वो सब डोमेस्टिक में भी सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये सब कहाँ जाते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। बाजरा, आटा वगैरह कहाँ जाते हैं,
वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये? मान ली सर जैसे चावल मैं इंडिया से बाहर भेज रहा हूँ, बल्क मतलब बहुत सारा चावल भेज रहा हूँ, तो इसका भी एंट्री यही तो होगा क्या, एक्सपोर्ट में होगा? वो एक्सपोर्ट सप्लाई है, ठीक है, एक्सपोर्ट सप्लाई है, लेकिन उसमें तो जीएसटी है ही नहीं, तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे। इसको यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। सर रजिस्टर एग्जेम्प्टेड आइटम है। इसमें पोर्ट शिपिंग इसका बिल की जरूरत नहीं है ना। देखो, आपको एक्सपोर्ट के अंदर आपको वही वाला लेके जाना है जहां पे आप कोई जीएसटी वाला अमाउंट एक्सपोर्ट करते हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो जिसपे इंडिया के अंदर डोमेस्टिक सेल पे जीएसटी लगता है, ठीक है, वो एंट्री आपको वहां डालनी है। अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो जिसके अंदर इंडिया में जीएसटी नहीं है, नील रेटेड है, एग्जेम्प्टेड है या नॉन जीएसटी है, उसको फिर आप एक्सपोर्ट में नहीं लेके जाओगे, उसको फिर आप यही लेके जाओगे। सर रजिस्टर्ड पर्सन को अगर टैक्स माने टैक्स जीएसटी वाला और एग्जेम्प्टेड वाला भी एक ही बिल सेम बिल में है, तो वो तो टोटल इनवॉइस वैल्यू तो रजिस्टर्ड बिल में जीएसटी वाला क्या कह रहे हो? जीएसटी वाला जैसे एक सेम बिल में जीरो एग्जेम्प्टेड भी है और टैक्स भी है, जीएसटी भी है, ठीक है, और B2B में तो टोटल इनवॉइस वैल्यू तो देते हैं, फिर उसमें फिर कैसे और माइनस करके B2B में देंगे? टोटल इनवॉइस वैल्यू नहीं, इनवॉइस वैल्यू से कोई छेड़छाड़ नहीं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपका। एक बिल हमने काटा, एक बिल में टोटल इनवॉइस वैल्यू मान लो 1.5 लाख रुपए थी, जिसमें ठीक है टोटल वैल्यू इनवॉइस वैल्यू 1.5 लाख रुपए थी। एक जो मेरा गुड्स था उसके अंदर 1 लाख रुपए का टैक्सेबल वैल्यू था और उसका रेट जो था वो 18% के रेट से था, ठीक है। तो कितना हो गया? 1,18,000 हो गया, वो मेरा टैक्सेबल वाला हो गया वैल्यू, टोटल वैल्यू। और बाकी का जो 32,000 रुपए था वो क्या था? एग्जेम्प्टेड गुड्स था, ठीक है। तो इनवॉइस वैल्यू B2B के अंदर तो 1,50,000 ही जाएगा, ठीक है। और टैक्सेबल के अंदर जो हम टैक्सेबल की एंट्री करते हैं वहां पे 1 लाख जाएगा, अच्छा एग्जेम्प्टेड करा देंगे। 1 लाख जाएगा 18% वाले के सामने, और बाकी का 32,000 आप इसमें चढ़ाओगे एज पर द रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट। ओके सर, क्लियर है? ओके सर। ठीक है, चलो, वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरह से एंट्री क्या करोगे आप इसके अंदर? पास करोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करनी होती है? अपनी सारी सेल्स रिकंसाइल करनी होती है, एनुअल सेल्स की, ठीक है। तो नील रेटेड जीएसटी रेटेड में भी आपने एंट्री डाल दी। फिर यहाँ पे हम 9B के अंदर डालते हैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट कौन से वाले हैं? जो अपने रजिस्टर्ड पर्सन को काटे हैं। अब मैं अपनी सेल्स में अगर आता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे पास एक क्रेडिट नोट डेबिट नोट भी कटा हुआ है। कौन सा है? क्रेडिट नोट डेबिट नोट B2B, ठीक है। 31 मार्च को क्रेडिट नोट डेबिट नोट B2B को कटा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंट्री बोलूंगा, यहाँ पे ओपन करूंगा टेबल, ऐड रिकॉर्ड पे एंट्री बोलूंगा और यहाँ पे सीधा चला जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हम उस पर्सन का जीएसटी नंबर डालेंगे, कॉपी करेंगे, डेबिट क्रेडिट नोट नंबर डालेंगे। तो डेबिट क्रेडिट नोट नंबर इसका ये है CRD03, ठीक है। और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नोट डेट डालेंगे, तो यहाँ 31 मार्च को कटा है, 31/3, ठीक है। यहाँ पे नोट टाइप आपको डालना है, क्रेडिट है या डेबिट है, ठीक है। क्रेडिट से क्या होगी? आपकी सेल कम होगी और टैक्स लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। और डेबिट नोट से क्या होगा? आपकी सेल वैल्यू बढ़ जाएगी और आपका आउटपुट टैक्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको नोट वैल्यू, तो नोट वैल्यू मेरी है, टोटल नोट वैल्यू कितनी है? 67,024, 67,024, ठीक है। और फिर इसके बाद इसके सामने जो आपका टैक्सेबल वैल्यू नोट की वो आप यहाँ पे डाल दो और करके इसको आप यहाँ पे सेव कर लेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट कैसे डालना है आपको? डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर डालना है, फिर उसकी डेट डालनी है, फिर या नोट टाइप सेलेक्ट करना है, क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट। मैं ध्यान बार बार तुम्हें पिछली क्लास में बताया, जो नोट आपने इशू किए हैं उसकी यहाँ पे डिटेल होती है। सामने वाला से मुझे क्रेडिट नोट मिला है वो नहीं है, वो मेरे लिए परचेज रिटर्न है। मैंने इशू किया वो मेरे लिए सेल्स रिटर्न है। तो जो आपने इशू किया है उसकी डिटेल यहाँ पे जाएगी। आपने अगर क्रेडिट नोट इशू किया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डालोगे, आपने अगर कोई डेबिट नोट इशू किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालोगे। क्लियर है? ये करके आपको यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। अब इसको बैक करेंगे, ठीक है। अब ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन को, लेकिन वो किसके लिए है?
जब मेरा क्रेडिट नोट डेबिट नोट वैसे पर्सन से रिसीव हुआ जिसको मैंने 1 लाख से ज्यादा का इनवॉइस सेल कर रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट नोट डेबिट नोट B2C लार्ज, सबसे पहले तो B2C L की बात करते हैं, यानी कि लार्ज है। ठीक है, लार्ज इनवॉइस के अगेंस्ट में फिर उनका डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर डालोगे, फिर उनका डेबिट नोट क्रेडिट नोट डे डालोगे, नोट की वैल्यू डालोगे, नोट की टाइप सिलेक्ट करोगे जैसे अभी आपने डेबिट नोट क्रेडिट चढ़ाते समय किया था। फिर पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, किस प्लेस ऑफ सप्लाई पे आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपको रिसीव हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इंटरस्टेट की बात करेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे फिर साथ में इनका टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, अगर क्रेडिट नोट डेबिट नोट आपकी एक्सपोर्ट से रिलेटेड है तो आपको इसकी भी एंट्री आपको यहीं पे करनी होती है। अगर क्रेडिट नोट डेबिट नोट आपके एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्रेडिट नोट डेबिट नोट है तो भी उसकी भी एंट्री आप यहीं पे करोगे। आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो कि क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो मैंने आपको एक्सपोर्ट में इनवॉइसेस में चढ़ाए थे विद पेमेंट वाला के अगेंस्ट में है या विदाउट पेमेंट वाले के अगेंस्ट में। क्लियर? हेलो हाँ जी, उस पे सर सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि सपोज मैंने किसी पार्टी को डेबिट नोट दिया और उसने क्रेडिट नोट की एंट्री जीएसटी पोर्टल पे नहीं की और मैंने मेरा डेबिट नोट चढ़ा दिया, तो उससे कोई आप इशू कहाँ आएगा? आपने क्या किया, डेबिट नोट इशू किया। ठीक है, हाँ, मैंने डेबिट नोट इशू किया है, इस तो केस सामने में- वाली पार्टी ने क्रेडिट नोट दिया मुझे, बट वो जीएसटी पोर्टल पे क्रेडिट नोट का एंट्री नहीं किया उसने, ठीक और है। मैंने मेरे साइड से डेबिट नोट का डाल दिया, तो कुछ इशू आएगा उसकी वजह से? नहीं, बिल्कुल नहीं आया। आपने अपने डेबिट नोट इशू किया है, दैट मींस आपने अपनी सेल इंक्रीज करी है। आप डेबिट नोट तभी इशू करोगे ना जब अपने सेल्स की वैल्यू को इंक्रीज करा होगा आपने किसी भी रीजन से। जैसे होता है आपने माल बेचते समय सपोज दैट कि हमने सामने से ऑर्डर दिया बंदे ने 20 पीस का। ठीक है, हमारे यहाँ से गलती से मान लो 22 पीस चला गया। वहां पे जब काउंटिंग हुई तो बंदे ने बोला आपने मुझे 22 पीस भेज दिया, तो आप 2 पीस का इनवॉइस तो इशू करोगे नहीं, आप क्या करोगे, 2 पीस का डेबिट नोट इशू कर दोगे। ठीक है, ओके सर, आप अपना डेबिट नोट अपने इसमें चढ़ा देना है। B2C B2B वाला है तो B2B वाले में जाएगा। ठीक है, अगर लार्ज वाले हैं तो इसमें जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे एडजस्ट कर दोगे, अपने सेल को टोटल से डेबिट नोट से इंक्रीज कर दोगे। बात बंद करो। ओके सर, समझ गया, थैंक यू। समझ गए ना? तो जब आप ये सारा एंट्री डाल लोगे ना, जब ये सारा एंट्री डाल लोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे HSN वाइज समरी देनी होती है। ठीक है, HSN वाइज समरी देनी होती है। यहाँ पे आपको ईच प्रोडक्ट के HSN बताने होते हैं। ठीक है, कि जो जो आपने प्रोडक्ट सेल किए हैं उसका HSN क्या है। ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, साथ में जैसे आप HSN नंबर बताओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं टैली खोल देता हूँ, HSN 9983। ठीक है, मेरा जैसे मान लो ये है, इसका है 9983। ठीक है, डाला, यहाँ पे अदर कितने सारे अपने सर्विसेज निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आपका जो भी मतलब ये बेसिकली SSC कोड है। ठीक है, 9983, क्योंकि ये मान लो सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसा भी आपका है प्रोडक्ट वगैरह जो भी आप जिसमें भी डील करते हो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे HSN कोड डालना है। ठीक है, HSN कोड डालने के बाद आपको इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। प्रोडक्ट नेम इन द मास्टर छोड़ दो, यूनिट ये भी नहीं आएगा, ये सर्विस वाला है तो ये सब नहीं आएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे सर्विस का नहीं होगा तो गुड्स का होगा, तो यहाँ पे देना पड़ेगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट कितना है, नंबर में है, क्वांटिटी कितनी है टोटल, और टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है। तो मेरे पास टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो आ रहा है HSN का, मगर मैं इसी का चलाता हूँ सपोज करो। ठीक है, तो फिल्टर हटा देता हूँ। टोटल मेरे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है HSN की वो आ रही है 12,61,500 रुपये। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके एंट्री कर दूंगा, 12,61,500 रुपये। ठीक है, रेट मेरा है 18% का। ठीक है, मेरे को यहाँ बताना पड़ेगा IGST कितना है, CGST कितना और SGST कितना है। HSN समरी के अंदर मुझे IGST है मेरा 84,960, CGST है मेरा 71,055, और ये भी इतना ही है, ये मेरे साथ दोनों 71,055। ठीक है, शेष कुछ भी नहीं। ऐसे करके मैं यहाँ पे अपना HSN समरी ऐड कर। हाँ जी सर, अगर एक इनवॉइस में 5 से ज्यादा HSN होते हैं तो कोई हम गुड्स सेल करें तो वो केस में इधर कैसा आएगा? एक इनवॉइस में
10 प्लस प्रोडक्ट है एक इनवॉइस में। आपको इनवॉइस वाइज नहीं देनी यहाँ पे आपको डिटेल, यहाँ पे आपको टोटल सेल्स के ऊपर आपको अपने एचएसएन के डिटेल देने हैं। आपने तो अगर किस टोटल, चीज का HSN हम ले लेंगे? सॉरी, HSN तो फिर बहुत सारे, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम केमिकल सेल कर रहे हैं तो उस केस में तो बहुत सारा आइटम्स है ना हम वही हमारे बता पास रहा हूँ ना। सेल। तो अगर आप मान लो 10 तरह के एचएसएन को सेल करते हो, 10 एचएसएन सेल करते हो, तो आपको ईच एचएसएन का एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा, जिसके अंदर एचएसएन नंबर डालोगे, ठीक है, उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट डालोगे कि वो नंबर्स में है, पीसेज में है, क्या है, ठीक है, लीटर में है, जिस भी लीटर में आपने इसको सेल किया है, जिस भी यूएससी यूकेसी में सेल किया है, प्लस आप उसकी टोटल क्वांटिटी डालोगे एक एचएसएन की, एक जिस भी सिंगल एचएसएन को एंट्री कर रहे हो उसकी टोटल क्वांटिटी डालोगे, फिर उसके सामने उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालोगे कि इस एचएसएन के अंदर टोटल टैक्सेबल वैल्यू पूरे महीने में हमने कितने का करा, ठीक है, और उसके बाद उस एचएसएन का रेट डालोगे कि उस एचएसएन का रेट कितना है। ऑब्वियसली एक एचएसएन के रेट का रेट मल्टीपल तो हो नहीं सकता, एक एचएसएन का रेट तो सेम ही होगा, या तो 5% में होगा, या 12% में होगा, या 18% में होगा। तो यहाँ पे उसका रेट डालोगे और फिर बताओगे कि इस एचएसएन में जो अपने टोटल टैक्सेबल वैल्यू की है उसके अंदर आईजीएसटी कितना कलेक्ट किया है, सीजीएसटी कितना कलेक्ट किया है और एसजीएसटी कितना कलेक्ट किया है। तो एक एचएसएन की एंट्री डालोगे, फिर दूसरी एचएसएन की एंट्री डालोगे, ऐसे करके आपको जितने एचएसएन है वो सारे एंट्री आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। इसमें सर क्रेडिट नोट माइनस होके ना एंट्री होगा? हाँ, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट माइनस हो गए। डेबिट नोट है तो प्लस हो जाएगा, क्रेडिट है तो वही क्रेडिट नोट डेबिट नोट एडजस्ट के बाद, ओके सर। ठीक है। तो जब आप ये Yes, sir. एचएसएन समरी आप जब ये कर दोगे, ठीक है, इसके बाद आपको बैक करना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट इशूड पे जाना है। डॉक्यूमेंट इशूड में आपने जितने तरीके के डॉक्यूमेंट इशू किए हैं उस सबकी आपको यहाँ पे डिटेल देनी होती है। जैसे ऐड में जाओगे, पहले आता है इनवॉइस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अब मैंने जो इनवॉइसेस इशू किए हैं, ठीक है, वो है मेरे इनवॉइसेस नंबर सेल इनवॉइस, B2B सेल, ये सारे सेल हैं, ठीक है। तो मेरा 14 से लेके इनवॉइस 31 तक इशू हुआ है, तो मैं पे इनवॉइस नंबर 14 से लेके 31 डाल दूंगा। टोटल नंबर कितने होते हैं जी? पुट नहीं, टोटल नंबर है मेरे 14 नहीं है, टोटल नंबर है मेरे 18, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 18। अगर कोई इनवॉइस बीच में कैंसिल होता, सपोज को मैंने 14 से लेके 31 इशू किया और मेरा इनवॉइस नंबर 15 कैंसिल होता, तो मैं यहाँ पे कैंसिल 1 डालता, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे कैंसिल 0 डालूंगा, ठीक है। अगर मान लो इनवॉइस के सीरियल नंबर चेंजेज हो रहे हैं, आपने 14 से 31 किया है, फिर आपने बीच में कुछ गैपिंग छोड़ दी, आप नया इनवॉइस नंबर इशू कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट करोगे, ठीक है, फिर उसकी डिटेल डालोगे यहाँ पे। तो जो भी आप इनवॉइस इशू कर रहे हो उसका सीरियल नंबर बताने कि किस इनवॉइस से कितने, आपका स्टार्टिंग से लेके लास्ट इनवॉइस जो भी आपने रिकॉर्ड डाला है उसमें कितना कितना आ रहा है, टोटल कितने हैं और कैंसिल कितने हैं, नेट इशूड कितना है। अब इनवॉइस ऑफ इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन ये छोड़ देना, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जो आपने जो परचेस किया है उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे एंट्री करो, ठीक है। रिवाइज इनवॉइस अगर कोई इशू किया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डालोगे, रिवाइज इनवॉइस नंबर, सीरियल नंबर 1 किस नंबर से लेके किस नंबर तक है, टोटल कितना इशू किया, कैंसिल कितना किया, नेट इशू किया है। अब यहाँ पे डेबिट नोट आपको डालने हैं और इस तरह क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट जैसे हमने इशू किए हैं, 2 क्रेडिट नोट इशू किए हमने, ठीक है, तो हमने यहाँ डाला क्रेडिट नोट नंबर 2012, तो यहाँ पे हम डाल देंगे क्रेडिट नोट नंबर, ठीक है, 02203, ठीक है। टोटल कितने किए? 2 क्रेडिट नोट किए, कैंसिल 0 है, इस तरह करेंगे, ठीक है। तो आपको ये डिटेल जरूर डालनी है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट नंबर, आपके रिवाइज वाले ये सब छोड़ दो, ये सब बहुत ज्यादा आ जाता है, इतना आप नहीं डाल सकते हो। डिलीवरी चलाने वाले हैं तो वो डाल सकते हो, अदरवाइज आप टैली वगैरह यूज करते हो या सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आप वहां से डायरेक्टली आपको ये सारा कुछ निकल के आ जाएगा। अदरवाइज मैनुअली ये एंट्री थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है कि हम अपने रिफंड वाउचर भी डालें, हम डिलीवरी चलान की भी डिटेल डालें, डिलीवरी नंबर से डालें, उनके सीरियल नंबर डालें, ठीक है, डिलीवरी चलान, सप्लाई और अप्रूवल बेसिस, ये सब भी डालें, तो ये बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, आपकी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल, रिवाइज इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट नंबर, ये 4 चीजों की डिटेल आपको जरूर डालनी है, ठीक है। फिर इसको सेव कर दोगे। सेव करने के बाद अगर ये इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों भी मैं नहीं करा रहा हूं आपको, मैंने पहले भी बोला था, ये दोनों मैं समझाऊंगा आराम से आपको। डिटेल ऑफ सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर इन विच द ऑपरेटर आर लायबल टू कलेक्ट
TCS अंडर सेक्शन 52, ये आपको थोड़ा समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे डिटेल होती है सर ये जो टेबल नंबर 13 है डॉक्यूमेंट इशू, ये मतलब जरूरी है क्या, इसमें करना जरूरी है? नहीं, सेल वाले और डेबिट नोट क्रेडिट नोट जरूर कर दें, मैंडेटरी नहीं है, 1.5 करोड़ से नीचे के टर्नओवर के लिए मैंडेटरी नहीं है, बट आप करोगे तो ज्यादा अच्छा है। हम लोग इसको करते हैं पर ऐसे कभी किया नहीं, वो इसलिए पूछा। ठीक है, ये अमेंडमेंट से रिलेटेड है। अगर किसी इनवॉइस में कोई चेंजेस करने हैं आपको, आपने प्रीवियसली कोई इनवॉइस फाइल किया है, उसमें कोई भी रिकॉर्ड्स आपको अमेंड करना है, तो जो आपने टेबल यहाँ दे रखे हैं, जो आपने टेबल्स यहाँ देखे, इसके पिछले महीने के रिटर्न्स में, इसके पिछले महीने के रिटर्न में कोई गलती हो गई, ठीक है, कोई गलती हो गई, तो उसको आप रेक्टिफाई इसमें करते हो, उसको आप रेक्टिफाई इसके अंदर करते हो, ठीक है। मैं आपको ये भी थोड़ी देर में बताऊंगा रेक्टिफाई सर कितने पीछे तक जा सकते हैं सर? 2 साल के पीछे तक का, ठीक है, 2 फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम, करंट और इसके पिछले वाला, ठीक है। फिर ये जब आपका पूरा रिटर्न प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे जनरेट समरी करोगे, इसको रिफ्रेश कर देते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड टू समरी में जाते हो। अब यहाँ पे देखो, आपको ये पूरी डिटेल में बताएगा प्रोसीड टू समरी में कि आपका टोटल टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, आपने चिराग एंटरप्राइजेज, एमडी हैबिटेट को, इन सबको ये इनवॉइसेस किए हैं, ये इनवॉइस वैल्यू है, ये आपकी टोटल वैल्यू आ रही है, ये आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी है, सीजीएसटी की लायबिलिटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी है, ठीक है। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्जेस, हमने कोई भी एंट्री नहीं डाले हैं। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई इंटरस्टेट मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर इनवॉइसेस वैल्यू इज मोर देन 1 लाख, ये एंट्री डाली हमने। एक्सपोर्ट आपका ये आ रहा है, ठीक है, 8500 का आ रहा है, ठीक है। और आपका सप्लाई टू एसईजेड वगैरह कुछ नहीं है। 7 नंबर टेबल में नेट वैल्यू 1,39,900 की आ रही है, ठीक है। नील रिलेटेड वगैरह में कुछ भी हमने वैल्यू नहीं डाला, अमेंड हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो भी हमने R1 का टेबल है ना, वो बिल्कुल डिटेल में आपको यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे में आपको आ जाएगी आपकी टोटल सेल, ठीक है, टोटल लायबिलिटी। तो ये आपको इससे अपनी मैच कर लेनी है, ठीक है। टोटल क्या है ये टोटल इनवॉइस वैल्यू है, ये टोटल अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू है, ठीक है। टोटल वैल्यू 13,50,000 रुपए, ठीक है। तो यह हमने कुछ अच्छा, हमने वो बीच में एक्सपोर्ट डाल दिया ना, इसलिए 13,50,000 हो गया। ये बिल में बीच में हमने एक्सपोर्ट का इनवॉइस डाल दिया था ना 88 दिखाने के लिए आपको, ये आपकी मैच करनी चाहिए। 88,500 का हमने यहाँ पे 88,500 का डाला था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। 88,500, ठीक है। देखो आ गए ना 13,50,000, ठीक है। तो ये मेरी 13,50,000 टोटल वैल्यू आ गई, ठीक है। ये मेरी मैच कर रही है। मेरा आईजीएसटी अमाउंट आ गया 84,960 का, मेरा टोटल लायबिलिटी सीजीएसटी की 71,050 की। तो ये आप यहाँ मैच करके फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करके ओटीपी के थ्रू आप इसको क्या करोगे, वेरीफाई कर दोगे। इसके बाद कुछ नहीं है, फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी के बाद आप उसको वेरीफाई कर देते हो। यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। सर थोड़ी एक बार 2 बार प्रैक्टिस करने से सर R1 कितना समझ में आया आप लोग को आज और पिछले 2-3 क्लासेस जो कराई R1 की, कितना समझ में आया? 70% तो आया। 70% आया, 70% आया। 70% सर। 70% आया, यानी कि बहुत कुछ आप लोगों ने तब भी अभी सीख लिया R1 के अंदर में। R1 बहुत कुछ है अपने आप में। R1 देखो सब कुछ जीएसटी में R1 ही है, क्योंकि हमारा मैकेनिज्म इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या है, हमें 2B मिलेगा R1 के बेसिस पे, हमारा 2A जनरेट होगा R1 के बेसिस पे, 3B मेरा जनरेट होगा मेरा R1 के बेसिस पे, सब कुछ मेरा R1 ही है। तो हमारी जीएसटी की क्लासेस के अंदर सब कुछ हमारा R1 है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट कहती है भाई आप कलेक्ट कर रहे हो टैक्स, ठीक है, तो उसकी डिटेल कहाँ डालोगे, R1 के अंदर। तो हमारा सब कुछ R1 है, तो अभी R1 पे 2 क्लास अभी और लगेगी, 2 क्लास अभी R1 पे और लगेगी। R1 इतनी जल्दी आपको 70% समझ में आ गया। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि आपको 70% समझ में आ गया। ऑब्वियसली हमने इसके पीछे भी अभी 2 क्लास ले रखी है R1 की, इसलिए मुझे लगता है समझ में आया होगा। अभी थोड़ा आपको और डीपली जाना है R1 के अंदर में, जहां पे अभी हमने ये कवर नहीं किया, 11A कवर नहीं किया, 11B कवर नहीं किया, और ये दोनों कवर नहीं किया, और साथ में ये अमेंडमेंट वाले भी कवर नहीं किए, ठीक है।
तो उसके बाद हाँ 100% है कि 30% हम और ऐड कर देंगे और 100% आपको ये R1 बिल्कुल अच्छे समझ में भी आ जाएगा और आप इसको कर भी लोगे। ठीक है सर एक ऑफलाइन टूल में रेडी करने में अभी बताएंगे। बता देते हैं, चलो ये ऑफलाइन टूल के द्वारा। ठीक है, इस ये सब कुछ क्लियर है आपका। अगर ये डेटा जैसे भर दिया आपने, आपको लगता है कि यार मुझे मैंने अब चलो जी इसको JSON फाइल के थ्रू करते हैं या इसको रीसेट करना है, तो कुछ नहीं करना आपको। जैसे रीसेट पे क्लिक करोगे, यस करोगे, आपका ये सारा डेटा थोड़ी देर में चला जाएगा। नहीं जाता है तो एक बार और ट्राई कर लो, चला गया। जो भी हमने मेहनत करी वो सब गायब हो गया। ठीक है यस सर। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब ये मेरा टैली है। ठीक है, टैली के अंदर एक पार्टी है जेसान मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब लोग टैली पे काम करोगे। टैली के अंदर आपको क्या करना है, JSON फाइल जनरेट करनी है। ठीक है, JSON फाइल, तो इसके अंदर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाओगे। उसके बाद कहां जाओगे, SHD रिपोर्ट। ठीक है, फिर GST रिपोर्ट और फिर GSTR1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी पार्टी क्वार्टरली है। पीरियड में सिलेक्ट कर लेता हूं 1/1/2025, 31/3/2025। टोटल 14 इनवॉइसेस। ठीक है, और ये इसके HSN समरी यहाँ पे है। टोटल इनवॉइसेस 14 इनवॉइसेस में 10,73,400 की बिल है। की पार्टी है। ठीक है, 4। ठीक है, IGST अमाउंट 57,960, CGST अमाउंट, SGST अमाउंट। ठीक है, टोटल टैक्स 1,93,000, इनवॉइस अमाउंट ये। ठीक है, इसके HSN समरी में जाएंगे। ठीक है, HSN समरी में आते हैं तो यहाँ पे HSN समरी आ जाता है 12 लाख जनवरी टू मार्च, 12,66,612। टैक्सेबल वैल्यू ये है, IGST ये है, CGST है और SGST ये है। ठीक है, ये आपकी HSN वाइज रिपोर्ट आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे ये मेरे डॉक्यूमेंट समरी हैं। ठीक है, इनवॉइस नंबर 16 to 29, वाउचर काउंट 14। ठीक है, कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं है। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, अपने यहाँ पे देखो इंक्लूडेड इन रिटर्न 14, नो एक्शन रिक्वायर्ड 14। ये आपका बिल्कुल अच्छा है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, ऑल टी करके भी एक्सपोर्ट करते हैं, टैली की क्लासेस ले रखी होगी आप लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपोर्ट में क्या करेंगे, GST रिटर्न। ठीक है, ये आपके पूरे सेल्स का डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ सेल्स हमने बीच में डिलीट कर रखे थे। ठीक है, कुछ सेल्स मेरे क्या डिलीट हुए थे। अब यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर में जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे JSON का। फॉर्मेट किसका सिलेक्ट कर लेंगे, JSON का, और यहाँ पे अपना फोल्डर पाथ दे देंगे। ठीक है, जहां पे मुझे JSON फाइल चाहिए, तो मुझे JSON फाइल चाहिए इस फोल्डर के अंदर में। ठीक है, यहां मैं इसको डिलीट कर देता हूं। इस फोल्डर पाथ को मैं कॉपी कर लूंगा और इस पे इंटर मारूंगा और यहां से वो फोल्डर पाथ लोकेट कर दूंगा जहां पे मुझे ये JSON चाहिए। ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल A करूंगा सेव करने के लिए और इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं अपने फोल्डर में जाता हूं तो मुझे यहाँ पे देखो ये 3 फाइलें आ रही है। तीनों फाइल में से ये 2 मेरे काम की नहीं है, डिलीट वाली है। ये मेरी फाइल है JSON फाइल। अब मैं क्या करूंगा, अपना GST पोर्टल लॉगिन करूंगा जेसान मीडिया का। ठीक है, लॉगिन हो गया। अब हम जाएंगे कहां पे, रिटर्न में, रिटर्न डैशबोर्ड पे अपना पीरियड टैक्स पीरियड सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहां पे प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे। प्रिपेयर, अभी देखो इसके अंदर डेटा नहीं है हमारा, कोई भी डेटा है नहीं है। अब यहां पे हम वापस से टैक्स पीरियड सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाएंगे, चूज ऑफलाइन अपलोड।
फोल्डर लोकेट करना है और वो JSON फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस्ड आ गया, एरर रिपोर्ट नो, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे ये प्रोसेस्ड हो गया। अब इसको बैक करोगे, अगर यहाँ पे एरर होगा तो आपको लास्ट क्लास में दिखाया था ना एरर वाली फाइल, ठीक है, कर लेना। अब वापस से जब इसमें आओगे आप 24-25 में, रिटर्न पीरियड मार्च, अब यहाँ पे इसको ओपन करना है, क्लिक कर लो। अब देखो यहाँ पे 14 इनवॉइस की डिटेल यहाँ पे आ गई, 14 इनवॉइस चढ़ गए मेरे सारे। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, साथ में मेरी कोई B2C लार्ज नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। मेरा एचएसएन वाइज समरी भी चढ़ गया मेरा। ठीक है, ये मेरा एचएसएन वाइज समरी आ गया। ठीक है, और मेरे डॉक्यूमेंट इशूड भी आ गए। ठीक है, डॉक्यूमेंट इशूड भी आ गए। ठीक है, अब टैली में जो मेरी लायबिलिटी थी, अब यहाँ पे देखो, मैं वापस से टैली पे जाता हूँ। टैली में मेरी जो टोटल लायबिलिटी है वो 1,93,212 रुपए की है। ठीक है, टोटल लायबिलिटी कितनी है? 1,93,212 रुपए की। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जनरेट समरी पे क्लिक करूंगा। अगर मुझे किसी इनवॉइसेस में अमेंड करने होगा ना, तो मैं यहाँ से अमेंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, अमेंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, अमेंड की एक इनवॉइस की, अभी मैं आपको ये यहाँ पे सेव हो गया डेटा। अब सेव में वापस मैं आपको जाता हूँ। ठीक है, मैं आपको चीज दिखाता हूँ उसमें गलती क्या होगी। बताओ क्या पढ़ेगा? str1 फाइल नील की है। दिसंबर देखो, इसमें टोटल इनवॉइसेज है 5। इसी पर्सन को कटे हैं, MDLE को। लेकिन इनवॉइस में ना कुछ एरर हुआ है। क्या एरर हुआ है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखो, मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ जो मुझे रेक्टिफाई में, आपको अमेंडमेंट भी बता देता हूँ। ठीक है, इनवॉइस नंबर 14, डेट 20/11/2024। ठीक है, इनवॉइस वैल्यू जो आ रही है वो 80,000 रुपए आ रही है। टैक्सेबल वैल्यू भी 80,000 आ रही है, और जो टैक्स लगा हुआ है वो इसी टैक्सेबल वैल्यू पे लगा हुआ है। 80,000 का 18% 14,700 रुपए। ठीक है, 14,400 रुपए। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ है, इस इनवॉइस की जब एंट्री हुई होगी, इसने भी करा इसकी एंट्री, इनवॉइस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू दोनों सेम रख दी। देख रहे हो ना यहाँ पे दिख रहा है? हाँ जी, यस सर। 13, 12, 11 और 15। ठीक है, डेट 9/10/2024। ठीक है, 30/9/2024। ठीक है, 17/9/2024 और 28/11/2024। इनवॉइस वैल्यू 70,000, 70,000, फिर 80,000 और 70,000। ठीक है, 18% वाला रेट है। गलती ये हुई है कि इनवॉइस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू दोनों सेम चले गए। अब मैं क्या करूंगा, इन इनवॉइसेस को मैं अमेंड करूंगा अपने करंट पीरियड में, क्योंकि मैं इसमें इसको रेक्टिफाई कर सकता हूं। मैं करंट मंथ का डेटा मैंने चढ़ा दिया, ओपन करता हूं प्रिपेयर ऑनलाइन, ये तो आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस अमेंड डिटेल में जाऊंगा, और ये एंट्री कहां चली थी, इसमें चली थी B2B में, तो इसको ओपन करूंगा। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में सिलेक्ट करूंगा किस फाइनेंशियल ईयर का ये फाइल था, तो अभी 24-25 आ रहा है। ठीक है, एक साल लिमिट कर दी क्या लिमिट करने की। अब इनवॉइस नंबर, सबसे पहले मैं इनवॉइस नंबर 14 कर देता हूँ। फिर भी इनवॉइस नंबर 14, अब ये इनवॉइस नंबर आपके सिस्टम में होना चाहिए एज इट इज लिखा हुआ 14 नंबर। ठीक है, अमेंड रिकॉर्ड, ये इनवॉइस ओपन हो जाएगा आपका। देखो हो गया ना ओपन, ये आ गया MDLE को
14 नंबर इस डेट को गया था 20/11 को। रिवाइज इनवॉइस नंबर मेरा कुछ नहीं है, 14 ही रहेगा। ठीक है, रिवाइज डेट कुछ नहीं है, 20/11/2024 ही रहेगी, कोई रिवाइज नहीं करा मैंने जो गलती की थी इनवॉइस नंबर मैंने गलत कर दिया था। इनवॉइस नंबर में हमने टैक्स की वैल्यू नहीं ऐड करी थी, तो 80,000 का 18% ये होता है 94,400। कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और ये बिल रख के मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, मेरा क्या चेंज है, बस मेरा इनवॉइस वैल्यू बस मुझे चेंज कर देते हैं। ठीक है, फिर 13 नंबर इनवॉइस अमेंड करूंगा। यहाँ पे डेट दोनों सेम रहेंगे, मेरे को कोई रिवाइज मैंने इनवॉइस नहीं किया, मेरे बस क्लर्कियल मिस्टेक्स हुई है मेरे से। ठीक है, रिवीजन डेट कुछ नहीं है, सॉरी रिवाइज इनवॉइस नंबर 13 ही रहेगा। रिवाइज डेट 9/10/2024 रहेगी। इनवॉइस वैल्यू 90,000 का 18% ऐड कर देंगे, 1,06,000 रुपए, 1,06,200। टैक्सेबल वैल्यू मेरी कुछ चेंज नहीं होगी, टैक्सेबल वैल्यू मेरी इतनी रहेगी। ठीक है, सेव। फिर मैं इनवॉइस नंबर 12 को एंट्री करूंगा, अमेंड रिकॉर्ड। ठीक है, रिवाइज इनवॉइस नंबर भी कितना रहेगा मेरा 12। रिवाइज इनवॉइस डेट ठीक है सेम ही आएगी 30/9/2024। इनवॉइस वैल्यू चेंज हो जाएगी 70,000 का 18%, 82,600। ठीक है, ये इनवॉइस वैल्यू आ गई, यहाँ पे डेट सेम है, सेव। ठीक है, फिर ये 13 कितना चलाया था अभी हमने? 2 बार चला दिया क्या? 14 चला दिया, 13 चला दिया, 12 चला दिया। ठीक है, अब हम चलाएंगे इनवॉइस नंबर 11, अमेंड करेंगे। ठीक है, रिवाइज इनवॉइस नंबर भी 11 ही रहेगी। रिवीजन डेट रहेगा 17/9/2024, सेम डेट ले रहे हैं, और इस 80,000 का 18% ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 94,400। ठीक है, ये सेव रहेगा, सेव कर देंगे। फिर लास्ट इनवॉइस हमें कमेंट करना है। डाउन साइड में आपने अभी चेंज नहीं किया ये वाला और लास्ट टाइम का, कहाँ चेंज किया? उसमें नहीं चेंज करना, वो सेकंड लास्ट लाइन में चेंज करना, उसमें नहीं चेंज किया। सेकंड लास्ट लाइन में कौन सा? अभी जो 2 एंट्री दिखाई ना, उस हाँ। वो वाले ऊपर ही चेंज किया ना, उसके नीचे वाले इसमें नहीं एंट्री चेंज करके बताया, डायरेक्ट सेव किया। यही तो चेंज कर रहे हैं, रिवाइज इनवॉइस नंबर सेम यहाँ 15 नंबर। यहाँ पे चेंज किया ना, और इसमें आइटम्स डिटेल्स में नहीं चेंज करना है। आइटम डिटेल में तो मेरा ठीक ही गया है ना, ये वाला एंट्री 70,000 ये तो मेरा ठीक गया है, ये तो मेरा ठीक था। टैक्सेबल वैल्यू ओके जो बंदे ने डाला वो टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स नहीं डाला, इनवॉइस वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू को बराबर कर दिया। अच्छा ठीक है, उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ओके यस सर। हम सिर्फ किसको रिवाइज कर रहे हैं? हम रेक्टिफाई सिर्फ, टोटल इनवॉइस वैल्यू। हम बाकी तो ऑलरेडी है ही है, इसमें मैं कुछ चेंज नहीं करता, मुझे तो टोटल इनवॉइस वैल्यू ठीक करना है। ठीक है, हाँ तो ये एज इट इज, जब सिर्फ टोटल इनवॉइस वैल्यू में चेंजेस आया, मैंने कोई रिवाइज इशू ही नहीं करा, बस जो गलती हुई थी उसको मैं ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ। गलती में क्या क्या ठीक कर सकते हो? अगर आपने इसके बदले कोई नया इनवॉइस दिया है तो वो आप डाल सकते हो, नई डेट पे डाला है तो डाल सकते हो, आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू चेंज हुई है तो डाल सकते हो, और साथ में यहाँ पे भी अगर कोई चेंजेस है तो उसको भी ठीक कर सकते हो। ठीक है, सर ये महीने के किसी भी टाइम में कर सकते हैं या फिर अगली रिटर्न का वेट करना पड़ेगा रनिंग करने के लिए? देखो इस मंथ में अगर कोई गलती हुई है तो चढ़ी नहीं होगी ना। करंट मंथ में तो कोई गलती करोगे तो इसी मंथ में ठीक कर लोगे ना। गलती कब करोगे? गलती कब करोगे? जो आपने ऑलरेडी फाइल कर दिया, जी सर। फाइलिंग में गलती हुई ना, यानी कि आपने फाइलिंग में कोई गलत जीएसटी नंबर डाल दिया, किसी का इनवॉइस नंबर ही गलत डाल दिया, किसी की टैक्सेबल वैल्यू गलत डाल दी, रेट गलत डाल दिया, ये सब गलतियां करोगे तो उसको फिर आप अगले महीने के इनवॉइसेज में, अगले महीने के रिटर्न में ठीक करोगे। सर एनुअल रिटर्न भरने से पहले ना इसको ठीक करना पड़ेगा, मान लीजिए अगर छूट भी गया हो तो? हाँ जी, ठीक है, तो ये आप जब कर लोगे इस तरह से अमेंड भी कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अमेंड कर देते हैं, अमेंड करके यहाँ पे अमेंड कर दिया, अमेंडमेंट 5 जाके। अब इसके बाद क्या करोगे आप? यहाँ पे इसको जनरेट समरी करोगे इसका। ठीक है, जनरेट समरी करके रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने के बाद आपके पास
यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल समरी आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको सीन दिखेगा, 14 नंबर टोटल है, ये सारी पार्टी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये सारा डिटेल कुछ नहीं है। अब यहाँ पे अमेंडमेंट में आ रहा है टोटल 5 इनवॉइस हमने अमेंड किए हैं, इसकी टोटल वैल्यू 3,90,000 रुपए है। लेकिन यहाँ पे टैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टैक्स आपका वही रहेगा जो कि आपने टैली में देखा था। टैली में जो हमने निकाला था टोटल 10,73,400, 57,960 और 67,626। इसके बाद आप क्या करोगे, फाइल स्टेटमेंट करोगे। अब फाइल आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक आप डीएससी के थ्रू कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर्स, ठीक है। दूसरा ईबीसी के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू करना है तो फिर इसको आप सिस्टम में डालोगे, ठीक है। आई कंफर्म करोगे, पर्सन का नाम और फाइल विथ डीएससी, ठीक है। प्रोसीड करो। यार आपको इसके लिए ईएम साइनर जीएसटीएन का है हमारा ओपन, तो क्यों नहीं पिक किया इसने। ईएम साइनर स्टूडियो कौन सा वाला है, जीएसटी ईएम साइनर रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, यस, ठीक है। सक्सेसफुली फाइल विथ ईबीसी, प्रोसीड। ये इनिशियलाइज होगा ऐसे करके, ठीक है। ये यहाँ पे देखो आ गया, यहाँ पे नीचे में आ जाता है, ऐसे आएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस से सिलेक्ट कर लोगे, साइन करोगे, पिन नंबर डालोगे और ओके करोगे, ठीक है। ओके करते ही आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा, देखो, ठीक है। सर डीएससी क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, मुझे आइडिया नहीं है इसका। डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर इशू करती है कुछ डिजिटल सिग्नेचर प्लेटफॉर्म में, जैसे आपका सिफी है, ई मुद्रा है, प्रोडूसाइन है, पेंटासाइन है। ये आपके प्लेटफॉर्म ना डिजिटल सिग्नेचर इशू करते हैं, और इस सिग्नेचर्स के थ्रू आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म को, आप जो भी फॉर्म अलाउ करती हैं आपको डिजिटल सिग्नेचर से फाइल करना, उसके थ्रू आप उनको फाइल कर सकते हो और साइन कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, तो जो मैंने आपको दिखाया ना, वो सिग्नेचर इस तरह के टोकन में डलता है, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हैं? सर मैं ईवीसी करती हूँ। सॉरी, नहीं, आप टैक्स कंसल्टेंट हो ना, क्या करते हो? नहीं सर, मैं मेरी खुद की कंपनी में ही एज खुद की कंपनी करती हो? हाँ। हाँ, तो वहां पे आपको कम जरूरत पड़ता होगा, बट अदरवाइज अगर आप टैक्स कंसल्टेंट हैं या वो हैं, तो वहां पे कंपनी फॉर्मेशन में सब जरूरत पड़ती रहती है। तो ये डीएससी से भी आप साइन कर सकते हो और ईवीसी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो आप रिटर्न कर दोगे तो आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा और यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा आपका रिटर्न डैशबोर्ड में, ठीक है। मार्च में जाके अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिटर्न आपका फाइल है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। चलो जी, अब फीडबैक टाइम। कोई एक दीपक, सर 10 आउट ऑफ 10। पूजा, 10 on 10। पूजा जी, कैसा लगा आपको जीएसटीआर 1 का क्लास आपको आज का? अच्छा था सर। कोई स्पेशल फीडबैक क्लास के रिलेटेड? सर गुड परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट वी आर गेटिंग द मॉड्यूल्स, हाउ टू डू जीएसटी R1। ठीक है, तो आप इस क्लास के बाद आप R1 फाइल कर पाओगे? बिल्कुल सर। ऑलमोस्ट कर पाऊंगे। चलो जी, वेरी गुड है। अब सेकंड पूनम, 10 आउट ऑफ 10। कोई ऐसी चीज जो आप बोलना चाहोगे क्लास के बारे में? सर मुझे एक बार ये जॉनसन फाइल कैसे आपने कन्वर्ट की, वो एक बार फिर से रिपीट कीजिए प्लीज। ठीक है, आपको जेसन फाइल कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं रिपीट बिल्कुल कर देता हूँ, ठीक है। एक फीडबैक ले लो पहले खुशबू। हेलो सर। हाँ जी, बहुत अच्छा आप पढ़ाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट्स एक बार में ही कवर हो जाते हैं, तो 10 आउट ऑफ 10।
सारे पॉइंट्स आपके कवर हो गए, बहुत बढ़िया। यस सर। उदय सिंह 10 आउट ऑफ 10 क्या करते हैं उदय जी आप? सर, काम करता हूँ अकाउंट का। ठीक है, और 10 आउट 10 रेट किया है GSTR 1 की क्लास के लिए। कुछ और भी चीजें आपको सीखनी है इसमें? हाँ सर, और भी सीखना है कुछ। चलो प्रशांता, आपको कैसा लगा? So 10 out of 10. This is quite good class that which I have done right now. I'm feeling great that you can such kind of faculties are there. That's great. और आगे कौन कौन है भाई? 10 आउट 10 सर, अच्छा 10 पढ़ाते out of 10. मतलब सब में आता है। चलो, मैंने इसीलिए आप लोगों को R1 की क्लास रोक के रखी थी ताकि प्रैक्टिकली करा पाऊँ, ठीक है। और जब अभी तो काफी डिटेल में भी R1 है, अभी मैंने बताया आपको 2-3 क्लास और लगेगी। एनी अदर पर्सन? सर ऑफलाइन टूल में प्रिपेयर करने का बताएंगे ना सर? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। अभी ऑफलाइन टूल पहले तो अभी आप टैली से बताया है, ऑफलाइन टूल से बताएंगे हम, ठीक है। ऑफलाइन टूल के थ्रू JSON फाइल कैसे निकालोगे, ठीक है। मैंने आपको R1 आज मैनुअली इसलिए करके दिखाया क्योंकि लास्ट मोमेंट में प्रॉब्लम आती है, JSON फाइल भी काम नहीं करता। हमारा एक रिटर्न में 2 रिटर्न में प्रॉब्लम आ गई आज, और उनके डेटा बहुत लार्ज हैं, मतलब 70-80 इनवॉइसेज हैं, और जब आज रिटर्न अपलोड करने गए तो एरर आ गया, और एरर रिजॉल्व ही नहीं हो रहा, ठीक है। जब एरर रिजॉल्व JSON फाइल के थ्रू नहीं होता है तो फिर हमें मैनुअली जाना पड़ता है जी। ठीक है। तो आपको मैनुअली बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए कि टेबल में कौन सी एंट्री कहाँ डालेगी, कहाँ से उठाओगे, कहाँ पे डालोगे, ठीक है। तो वो आपको इसको बिल्कुल समझ होना चाहिए ताकि आप मैनुअल भी रिटर्न्स फाइल कर पाओ जब हम JSON फाइल हमारा काम नहीं कर रहा या टैली के डेटा वगैरह काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो लास्ट एक पर्सन की क्वेरी थी कि सर JSON फिर से जनरेट करके दिखा दीजिए। देखो JSON जनरेट कैसे करते हैं वापस बताता हूँ मैं आपको। स्टेप हमारा रहने वाला है, टैली ओपन करोगे, अपना डेटा ओपन करोगे, डेटा ओपन करने के बाद डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाओगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के बाद आप एसेसरी रिपोर्ट्स में जाओगे, एसेसरी रिपोर्ट के बाद आप GST रिपोर्ट में जाओगे, यहाँ पे आपको GSTR 1 दिखेगा, इस पे क्लिक करना है, फिर अपना पीरियड सिलेक्ट करना है, जिस पीरियड का आपको रिटर्न फाइल करना है। अगर क्वार्टरली है तो पूरा क्वार्टर सिलेक्ट करोगे, और अगर मंथली है तो सिर्फ मंथ सिलेक्ट करोगे, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद Alt E करोगे एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे नीचे GST रिटर्न्स आ रहा है, इसको इंटर करोगे, डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको जो इंटर करना है फाइल फॉर्मेट, ये आपका फाइल फॉर्मेट जो होगा यहाँ पे अगर फाइल फॉर्मेट एक्सेल है तो कॉन्फ़िगर में जाके इसको JSON पे लेके आ जाओगे। देखो ऐसे आता है कभी कभी, तो JSON पे लेके आ जाओगे। फिर इसके बाद यहाँ पे फोल्डर पाथ में जिस फोल्डर में भी आप सेव करना चाहते हो, ठीक है। सपोज करो मैं इस वाले फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ, तो मैं इस फोल्डर का URL कॉपी कर लूंगा अपने सिस्टम का, और इसके ऊपर एंटर करूंगा, ये ओपन हो जाएगा। करंट जो URL है उसको डिलीट कर दूंगा और कंट्रोल V कर दूंगा, तो URL आ जाएगा। फिर इंटर कर दोगे, इसके बाद कंट्रोल A बटन करना है, इससे ये सेटिंग सेव हो जाएगी। और फिर आप इस पे एक्सपोर्ट के बटन पे जब क्लिक करोगे तो आपका JSON फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया JSON फाइल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये आपके पास अभी हमने जनरेट किया है 5:50 पे, ठीक है। ये वाली फाइल है आपकी GSTR 1 जनवरी टू मार्च 2005 JSON फाइल, ठीक है। इस फाइल को हम अपलोड कर देते हैं R1 के अंदर ऑफलाइन मोड में जाके। क्लियर है? जी सर। यस सर। आगे समझ में टैली से कैसे आपको JSON फाइल एक्सपोर्ट करना है? सर टैली प्राइम में ही होता है सर, टैली ERP9 में तो नहीं होता है। टैली ERP9 आप कौन चला रहा है यार? मैंने फिर भी बोला, मेरा ऑफिस में अभी वही चल रहा है। अभी वही चल रहा है, तो टैली ERP में भी सेम ही प्रोसेस है, वहां भी ऐसे ही जाना है। तीन फाइल क्यों जनरेट हो जाते हैं वहां पे? क्या कह रहे हो? वो मेरे लिए 3 फाइल इसलिए जनरेट हो रही है कि कुछ बिल्स मैंने इसमें मॉडिफाई किया था, डिलीट किया था, इसलिए वो डिलीटेड फाइल्स आ रहे हैं, अदरवाइज आपको एक ही फाइल आएगा, ठीक है। चलो फिर तो नेक्स्ट। हेलो, हाँ जी बोलो बोलो सर। सर ये इनवॉइसिंग का जो डेटा पोर्टल पे आता है ना, वो भी आएगा ना फिर? इनवॉइसिंग आपके कोर्स में कवर्ड है,
और जब हम इनवॉइस लिखेंगे तो बिल्कुल आएगा। पोर्टल में आएगा ना, पोर्टल में मीन GSTR 1 में जो बिल्कुल बिल्कुल आप दिखता है। निकाल सकते हो वहां से, इंपोर्ट फ्रॉम EWB कर सकते हो। ओके, वो भी होगा ना, वो दिखाएंगे ना। कोशिश करूंगा पूरा कोशिश करूंगा मैं आपको एक अच्छा सा GST प्रैक्टिशनर बनाने की, टेंशन मत लीजिए। 2 क्लास 4 क्लास ज्यादा लग जाए लेकिन पूरी क्लास कराऊंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलो सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। फिर थैंक यू वापस सर। अब GSTR 1 को मैं थोड़ा स्किप करूंगा, अब थोड़ा सा प्रोविजंस की तरफ जाएंगे। जो भी हमने GSTR में टेबल्स देखे हैं ना, उसके प्रोविजंस की तरफ जाएंगे ताकि हम प्रोविजंस को समझ ले वापस से उसके बाद GSTR 1 पे आने के लिए, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। सर हाँ जी सर एक पिछली क्लास में आपने एक चार्ट बनाया हुआ था सर, वो GST वाला सर उसको प्लीज शेयर करवाइए। ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू सर। Hello, good evening all and good night also and happy Sunday to all. थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाय सर। Bye बाय सर। बाय सर।